विपिन भाई कुछ कहना चाहते हैं? बोल सकते हैं अब आप। तुम्हारी तकनीक ठीक नहीं है। समझने का प्रयास कर रहा हूँ और जो है कभी सुखद संयोग होगा तो आपके पास आएंगे, बस देख रहे हैं। नमस्कार जी। बढ़िया, बहुत अच्छा है। सुखद तो संयोग और सुखद वो तो आपको बनाना है, मेरे को बनाना है ना। हम दुखद भी बना सकते हैं उसको, सुखद भी बना सकते हैं। योग प्रकृति में बना हुआ है, संयोग हमारे को बनाना है। अब रिया बेटा जी कुछ कहेंगी, कहाँ है? यस। अच्छा, रिया के नाम पे पापा जी लटक लिए हैं। हम तो बड़े खुश हो रहे, रिया आई है। हाँ आज जन्मदिन मना रही है दादी के साथ। तो बस अभी जो है अपनी बुआ का फोन आया, बुआ का फोटो अटेंड किए, फिर साथ में बैठती है भैया। ठीक है, तो ठीक अभी दोनों जो है इस बार अध्ययन शिविर सुन रहे हैं साथ में। ठीक चल रहा है। जी, ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है भैया। बढ़िया। अध्ययन में जो वही आज बड़ा अच्छा लगा कि वो 11.5 इंच 11.5 फीट तो जो होता है वही है, 11.5 इंच यदि 1 फीट में से, तो वो तो पूरा मन लगाने का है। तो वही बिटिया भी आ गई है। वाह जी। रावण तो बहुत खूबसूरत बनाया थे तुम लोगों ने। उसकी ड्रेसिंग वही हम भी यहाँ पर वही काम कर रहे हैं कि कुछ स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, ड्रेसिंग मशीन तुम लोग कर लेना। हाँ, हम नहीं, आपने एक चीज अच्छा है कि वो उसके अनुपात स्ट्रक्चर के सही रहते हैं तो वो खूबसूरत ही लगता है। आपको याद करे थे ताऊ जी। हाँ, रावण भी याद किया था। सही है, जोरदार, बहुत अच्छा, बने रहिए। तुम्हारे बाल अच्छे दिख रहे हैं। ठीक, सभी लोग जुड़ गए। इस प्रकार से हम लोग बातचीत आगे शुरू करते हैं। बढ़िया बातचीत हो रही मेरे अनुसार। तो शुक्ला साहब कुछ कहना है? मजे? बढ़िया, आपके मजे चलते रहते हैं। हाँ जी, तो हम लोगों ने जो अभी इस सुबह वाले सत्र में बात की, उसमें जीव चेतना का उपलब्धि क्या है ये भी समा गया, लिमिटेशन क्या है वो भी समझ में आया, और उसका किस तरीके से वो हुआ ये भी समझ में आया। कोई इसमें षड्यंत्र नहीं है कि मानव जाति के पीछे कोई षड्यंत्र है। जैसे हम लोग प्रायः सुनते रहते हैं कि हमारे पिछड़ेपन के लिए कोई षड्यंत्र है। कोई षड्यंत्र नहीं है ना। जब तक अनुसंधान नहीं होता है, जब तक समझदारी स्पष्ट नहीं होती है, जब तक मानव रेफरेंस में नहीं आता है, तब तक हम समस्याग्रस्त रहते हैं। और वो ये किसी का षड्यंत्र नहीं, ये हमारी अयोग्यता है। तो आज हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हो, आर्थिक सिस्टम हो, है ना, या हमारा सामाजिक ढांचे खांचे हो, इसमें जो भी दिक्कतें हैं वो षड्यंत्र विधि से नहीं है, वो सब अयोग्यता विधि से। तो पहले तो इसमें आराम में आ जाइए कि अंग्रेजों ने हमको बर्बाद कर दिया, फिर मुसलमान ने बर्बाद कर दिया, फिर हिंदुओं ने बर्बाद कर दिया, सिखों ने बर्बाद कर दिया। ये सब छोड़ दिया, अपन सब बर्बाद ही थे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप बर्बाद। ठीक, तो जब समस्या में रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, असंतुष्टि समस्या है, और ऐसी असंतुष्टि फिर जो है धीरे धीरे हम फैलाते ही हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। तो एक बड़ी सुंदर बात ये समझ में आती है, जिसका मैं बड़ा कायल हूं कि आप लोग भी समझेंगे तो आप भी कायल हो जाएंगे। ये एकमात्र ऐसा विचार है जो मानव जाति को, मानव को क्लीन चिट दे रहा है।
तो आप पूरी मानव जाति को माफ कर सकते हैं, है ना। जैसे आप माफ करते हैं, उनपे एहसान नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने आप को आराम में लाते हैं, है ना। तो समझ की कमी ही सभी समस्या का कारण है। और जीव चेतना में जो समझ है, क्योंकि रेफरेंस जो है जीव है, और वो रेफरेंस ही बदला नहीं, है ना। तो मानव रेफरेंस में आया नहीं, तो इसमें किसी का कोई बाबर हो, हुमायूं हो, है ना, रावण हो, राम हो, कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं, किसी से कोई अपने को लेना देना नहीं है। बल्कि ये पूरा दर्शन हमको एक ऐसी नजर दे रहा है जिससे ये समझ में आ रहा है कि असंतुष्ट कोई रहना चाहता नहीं है। अयोग्यतावश लोग असंतुष्ट होते हैं, द्वेष में आते हैं, फिर वो द्वेष फैलाते हैं। तो जब भी हमको कारण समझ में आता है कि किसी के भी समस्याग्रस्त होने का, समस्या फैलाने का मूल कारण उसकी अपनी असंतुष्टि है, चाहता वो ऐसा नहीं है। अगर ये बात अपने को ठीक से समझ में आ जाए तो इसका इमीडिएट बेनिफिट क्या हो गया, है ना, कि हम जो है पूरी मानव जाति में ये जो शिकायतें कर रहे हैं ना इतने साल से, उससे मुक्त हो जाते हैं। ऐसी शिकायत से मुक्त हो जाने का मतलब ये है कि मानव को क्लीन चिट मिल जाती है। परंपरा का दोष है, मानव क्लीन चिट अनुसंधान हुआ नहीं। जीव चेतना में यही उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि आप किसी के भी इतिहास में जाएंगे तो पीछे और कुछ निकल आता है, फिर पीछे कुछ और निकल आता है। आप तय नहीं कर सकते कि कहां से विवाद शुरू हुआ है। तो विवाद के सिद्धांत में कोर में अगर जाएंगे अपन, तो ये समझ में आया कि जीव चेतना में जी के मानव संतुष्ट नहीं है, और अधिक प्रयास करने से और अधिक प्रयासों की विफलता है। जितना अधिक प्रयास उतना अधिक विफलता। इस प्रकार से द्वेष आवेश जो है मानव जाति में बढ़ते ही चला जा रहा है। हो गया। तो परंपरा की कमी है, मानव को क्लीन चिट। बोलिए कितना सुखद, कितनी आरामदायक जगह में मानव जाति सम्मान से खड़ी हो सकती है। अब तुम, मैं मूर्ख, मैं खल, मैं कामी, पापी, दुराचारी, ये सुन सुन के हम गड्ढे में चले जा रहे हैं, और हर दिन और दूसरों को भी ऐसे गड्ढे में डाल रहे हैं, और गिल्ट आ रहे हैं, है ना। यहाँ समझ में आ गया कि मूल बात है चेतना ही, जीव चेतना के साथ हम जिए हैं और जीवों के सदृश जिए हैं, उससे संतुष्टि नहीं हुई, असंतुष्ट रहे और असंतुष्टि को फैलाए हैं। इस प्रकार जो है वो द्वेष मुक्त हो गया, शिकायत मुक्त हो गया। जब आप इस नजरिए से चीजों को देखेंगे तो आप रावण को माफ कर देंगे और राम को भी कर देंगे, है ना। दोनों को माफ कर पाएंगे, ठीक है। कृष्ण को भी करेंगे, अर्जुन को भी कर पाएंगे, दुर्योधन को भी कर पाएंगे, मोदी जी को भी करेंगे, सोनिया जी को भी करेंगे, केजरीवाल को भी कर देंगे, है ना। सबको ही माफ। क्यों? क्योंकि आदमी प्रोडक्ट है परंपरा का, और परंपरा जागृत नहीं है, और जागृत नहीं है का मतलब रेफरेंस जो है वो ह्यूमन के लिए कभी ह्यूमन बना ही नहीं है। सोचिए कितना दुर्भाग्यशाली, सरप्राइजिंग भी है, विम्सिकल भी है, या हम बोले हास्यास्पद भी है कि आदमी होकर आदमी के लिए आदमी रेफरेंस नहीं है। उधर हम रेफरेंस को ढूंढते रहे, विचार में क्या ढूंढते रहे। देखो किस प्रकार के तीन ढांचे में फंस गया अपन, तीन ट्रायंगल में फंसा हुआ आदमी। कौन है रुपये हल्ला करने वाला? तीन ट्रायंगल में कैसे फंसे? एक तरफ रेफरेंस है ईश्वर, दूसरी तरफ रेफरेंस है सामान, पैसा। इसको केंद्र में रखे, विचार इसके स्वरूप में है, ईश्वर केंद्रित विचार और सामान केंद्रित विचार। अब देखिए जो जीना है वो जीव केंद्रित है, जो जीने का स्वरूप है वो सब क्या है? जीव सदृश है। सोचिए आदमी का क्या हालत बैंड है, देखो तो जरा, ये ट्रायंगल में कैसे फंसा आदमी। देखिए उस पर दया करने के अलावा क्या कर सकते हैं आप? कौन सा इसमें द्वेष करोगे, कौन सा गुस्सा करोगे? तो सोचने में तो हम सोच रहे हैं ईश्वर केंद्रित, सोचने में हम सोच रहे हैं सामान केंद्रित, और जो जीवन शैली है, जीना जो है वो सब जीवों के सदृश है। तो जीना हमारा ऐसे बना, बड़े से बड़ा ज्ञानी,
भौतिकवादी भी जीने के स्वरूप में कैसा? 4 विषय 5 संवेदना। उसका सुख का स्रोत क्या है? 4 विषय 5 संवेदना, है ना। रेफरेंस क्या है? जीव। ठीक, बड़ा से बड़ा आध्यात्मवादी भी हो, जीने का स्वरूप तो वैसा का वैसे, बोलने का स्वरूप वो है, सोचने का स्वरूप वो है। इस प्रकार से क्या हो गया? इस प्रकार से खिंचाव के अलावा क्या है आप बताइए? विचार इस प्रकार से है ना, विचार का धरातल ये है और जीने का धरातल ये है। कहां इसमें हार्मनी, चाहना करना होने में एक रूपता कहां से आ सकती है? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये बात समझ में आई? इसमें इस तरह खिंचाव में कोई आदमी रह रहा है ना, इतना ट्रायंगल में फंसा हुआ है, तो उसका कोई गलती है इसमें? तो जीव चेतना में मैं देख रहा हूं कि पीड़ाएं बढ़ती चली जाती है, और उसी पीड़ा के, है ना, क्योंकि जितने प्रयास उतने ही विफलताएं, नंबर ऑफ प्रयास ज्यादा, नंबर ऑफ विफलता ज्यादा, इस प्रकार से पीड़ा जो है मानव जाति में बढ़ती है। और फिर वो अनुसंधान की बात आती है, वो जो बताया दृष्टि दर्शन का खेल, वहां से वो अनलॉक होता है, अनुसंधान घटित होता है, वो मानव जाति की पीड़ा का ही है। मानव जाति जितना पीड़ित हुई, ये जो ट्रायंगल में फंसी, इसमें जूझी, टूटी फीटी रोई गाई, इसी को नागराज जी कह रहे हैं कि अब मानव जाति का पुण्य का फलन है कि ये अनुसंधान घटित हो गया। जितना पीड़ित रहे, है ना, इतना खिंचा हुआ, और अधिक कुछ चाहिए आदमी को, इस प्रकार की बात बनी। हाँ जी सर। रिद्धि सिद्धि विनायक, सृष्टि सिद्धि कशिश, याद आया? याद आ गया? लवी भवी और नवी, याद आ गया सब कुछ? कहाँ बैठोगे, है ना, नहीं तो फिर चुपचाप। बिल्कुल भैया एक क्वेश्चन है। जैसे नागराज जी के तो बहुत कम सवाल थे, मगर उनको होलिस्टिक में सब कुछ चीज कैसे पता चला, वो आप थोड़ा बता सकते हैं क्या? मतलब वो पूरा विचार ही उन्होंने देख लिया, उनके सब प्रश्न तो बहुत वही कम ना, यहाँ थे। से लाओ ना, उत्तर यही मिलेगा। दर्शन पूरा हो गया। वो जिस प्रकार से अपने प्रश्नों को लेकर जूझे, जो जो भी करते रहे, कुल मिला के जिज्ञासा बढ़ती चली गई, और वो जिज्ञासा मानव जाति में बढ़ते बढ़ते वो पूरे को रिप्रेजेंट कर लिए, तो अस्तित्व जैसा है वैसा उनको दिखाई दे गया। दैट्स इट। अस्तित्व जैसा है उनको दिखाई दे गया, समझ में आ गया, दिखने का मतलब। और ऐसा आ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये समझना कहां से होता है? क्योंकि अस्तित्व जो है वो पारदर्शी है, समझा जा सकता है, प्रकटनशील है, समझा जा सकता है, दिखता है। मानव में जिज्ञासा चाहिए केवल, और जिज्ञासा का स्रोत कहां से है? कि विचार कुछ कह रहा है और जीना जो है वो कुछ अलग कह रहा है। इसमें जो हार्मनी नहीं है, इसमें जो खिंचाव हो रहा है। कितने सारे लोग इधर उधर हो रहे हैं यार। वो एक आदमी प्रश्न पूछ रहा है, उससे बात ही नहीं हो पा रही। ये देखो, ये देखो, तुम भी वहीं बैठ के पूछना बेटा। हाँ जी, नियोग हट जाओ भाई बीच में से। क्या हो गया, कुछ खास सीरियस? ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसके मूल में क्या, अस्तित्व चूंकि पारदर्शी है और मानव में जिज्ञासा हो जाने से ये वाली बात पूरी हो सकती है। बराबर है। तो अगर आप नागराज जी की कहानी सुनेंगे तो उसमें पता चलता है ना। उसको और अभी अलग से हम समझ लेंगे, क्योंकि हमारे अध्ययन के लिए अनुभव नाम की कोई घटना होती है, उसको स्वीकार करना जरूरी है। यदि अनुभव नाम की कोई घटना होती है या नहीं होती है, हमें क्या लेना देना है ना। यदि इस प्रकार का कोई स्टेटस है हमारे मन में, तो अध्ययन के लिए बाधा है। ठीक है। तो इसको जितना हम समझ पाए, अनुभव क्या घटना है, कैसे हो सकती है, उनमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, तो वो हमारे अध्ययन के लिए फिर सहयोगी हो पाती। ठीक है। प्रश्न उत्तर हुआ? चलिए, और कोई मुद्दा? हाँ जी। तो क्या बात आई? तो बात क्या आ गई? जीने का स्वरूप जीवों जैसा, और विचार कैसा? अद्भुत ईश्वर, 24 घंटे ईश्वर। और जीना कैसा? जानवर। सोचिए कितना आदमी पीड़ित होता है इसमें। हो गया कि नहीं होगा?
जो भी ईमानदार आदमी होगा उसका क्या हाल होगा सोच सकते हो आप, कि हम जिस विचार को बोल रहे हैं, मतलब कह रहे हैं, ईश्वर केंद्रित विचार है, और जीने का स्वरूप बिल्कुल जानवर जैसा है ना। आप देखते ही हो कि कोई एक नेताजी में बड़ा भाषण देंगे, बड़ा सामाजिक काम, बड़ा पॉलिटिकल, और उनका जीवन शैली देखोगे तो क्या है, 4 विषय 5 संवेदनाएं में रहता है। तो ये भी समझ लो कि आदर्शवाद को जिया नहीं जा सकता है, भौतिकवाद को जिया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वाद जो अधूरे वाद है ये जीवन से जुड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में रेफरेंस मानव बना नहीं है, रेफरेंस कोई और ही है, कल्पना है वो सारा रेफरेंस जो है कल्पना में। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि कल्पना लोक से अपन अब अभी वास्तविक लोक में आ रहे हैं। हम अभी तक थॉट लेवल पर कल्पना में जी रहे हैं, इसी को बाबा जी कह रहे हैं कि हम स्वप्न में जी रहे हैं। स्वप्न में शरीर जगा हुआ है और हमारे ख्याल में कुछ और चल रहा है, रियलिटी से कोसों दूर है, और संघर्ष हो रहा है क्योंकि समस्या में सब बैठे हुए हैं, उस संघर्ष को, समस्या को ही हम वास्तविकता मान के बैठे हुए हैं। ये बात समझ में आता है? कल भी मैंने कहा ही था कि संघर्ष कोई रियलिटी नहीं है ना, क्योंकि अस्तित्व में संघर्ष नहीं है। तो जब अस्तित्व में संघर्ष नहीं तो आप कहां से ले आओगे, है ना? आप कैसे जी लोगे उसको? केवल मानसिक झंझावट है वो, और कुछ भी नहीं है ना? दिमाग का ही खेल है वो सब, क्योंकि वो कहां से आया हुआ है? मूल रूप से जो जिस विचार को लेकर हम चल रहे हैं वो जीने के साथ जुड़ता नहीं है। ओके, यहाँ पर फोकस में ईश्वर है, यहाँ पे फोकस में सामान है, और जीने के स्वरूप में फोकस में कौन है? 4 विषय 5 संवेदना, और वो कहां से हमने स्वीकारा हुआ है? जीव चेतना से। इस प्रकार से अपना जीना सबका जो जीव चेतना हो जाता है, बातें करना बढ़िया बढ़िया हो जाता है। कौन सी? ईश्वर, है ना? ये बात समझ में आता है? तो अब ये सब मान्यता हो गया, जिसको जिया नहीं जा सकता वो सब आदर्श हो गया, है ना? और जिसको हम मटेरियल को कुछ यूज कर सकते हैं, मटेरियल के आसपास कुछ थोड़ा बहुत काम कर पाते हैं, लेकिन जीना जो है वो 4 विषय 5 संवेदनाओं में ही है। उसके सामान कुछ न कुछ चाहिए रहता है। 4 विषय 5 संवेदनाओं में सामान का कोई न कोई रोल रहता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। 4 विषय 5 संवेदना में ईश्वर का कोई रोल नहीं है। ईश्वरवादी विचार का 4 विषय 5 संवेदना में कोई लेने देने नहीं है, तो ये ज्यादा दूर है रियलिटी से। और इसको देखोगे तो 4 विषय 5 संवेदना में कोई सामान चाहिए रहता है। जैसे ठंडे की संवेदना लेना तो ठंड का बर्फ का गोला चाहिए रहता है ना, वो सामान है, वो कभी पैसे से मिले या सामान ही मिल जाए। ठीक, 4 विषय में कोई ना कोई सामान चाहिए, मानव के शरीर ही चाहिए, मान लो रोटी चाहिए, तो कोई ना कोई सामान चाहिए, तो वो ज्यादा करीब है, इसलिए वो ज्यादा रियलिस्टिक है। कौन से विचार से? इस विचार से। 4 विषय में ईश्वर का कोई लेने देना नहीं, 5 संवेदना में कोई लेने देना नहीं, है ना? तो अब क्या हो गया? इसीलिए यहां से लोग निकल के यहां भाग लिए, भागने पड़ेगा, क्योंकि ये तो ज्यादा मतलब सच्चाई के नजदीक दिखता। कम से कम कोई जड़ वस्तु पे तो हाथ पटक रहे हैं अपन, जो हाथ में भी आ रही कोई चीज, और हाथ में आने के बाद हमारे संवेदना में भी आ रही है। ये बात समझ में आई? भाई साहब, ऊपर वालों, तो क्या निकल के आया? क्या बात पहुंची? तो ये नहीं है जैसे लोग बोलते हैं ना कि आदमी जो है ना गलती की तरफ ज्यादा दौड़ता है, और सच्चाई की तरफ दौड़ने में उसको बड़ा कष्ट होता है ना? ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि सच्चाई के नाम पर आप सही के नाम पर वो ईश्वरवाद को ही बढ़ावा देते हो, और गलती के नाम पे आप भौतिकवाद को गाली देते हो, है ना? तो इसलिए हमको लगता है कि आदमी है ना गलती की तरफ बड़ी तेजी से झुकता है ना? ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो यही सबसे ज्यादा गाली दे रहे हैं 4 विषय 5 संवेदना को। यहाँ पर क्या मान रहे हैं? ईश्वर और आपके बीच में दूरी क्या है? 4 विषय 5 संवेदना मानते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि सारा संकट जो है वो चेतना के स्तर से आया।
चेतना अपग्रेड नहीं होती है तब तक ये बात बनती नहीं है। ठीक, तो 4 विषय 5 संवेदना को जो जम के गाली देने का काम वो इधर है। कहां पर? उसके लिए थॉट कौन सा चाहिए? आदर्शवाद। आदर्शवाद ने ज्यादा गाली दिया। और एक सिद्धांत ही है, जिस चीज को आप मना करोगे, जिस चीज को गाली दोगे, उस पर मानव का ज्यादा ध्यान जाते हैं। जिसको मना करते हैं उसको ज्यादा देखते हैं। इस प्रकार से क्या हो गया, एक तरफ से मना हो गया, दूसरी तरफ से वो आकर्षण का वस्तु बन गया। एक तरफ से मना हो गया तो मना होने से क्या हो गया, अपने आप ही कौतूहल हो गया। दूसरा कोई सामान है ही, सामान की वैरायटी है ही, तो वो दोनों कारण से क्या हो गया, अब वो ज्यादा आसक्ति हो गया। तो यदि आदमी में आसक्ति बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है तो वो उसका कौन स्रोत है? ईश्वर केंद्रित चिंतन मनुष्य को ज्यादा आसक्त करता है भौतिकवाद से। ये थोड़ी कड़क बात हो रही क्या? हाँ जी सर, बात तो ठीक है, अब कड़क कर ले। अब क्या है, बुढ़ापा आ लिया है ना हमारा, मैं अपना कह रहा, कब तक नहीं करें कड़क। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये हमको समझ में आता है कि आदमी में आसक्ति का स्रोत, क्योंकि अब जीव तो आसक्त नहीं है। 4 विषय में जीते, 5 संवेदना में जीते, उनमें तो आसक्ति नहीं दिखाई देती। क्या हो क्या रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है चौराहे पे हो रहा है कुछ, 2 इधर जा रहे हैं, 2 उधर जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ज्यादा है। ये फिर चल दिया, ये उठा, दूसरा, तीसरा, कहाँ चल रही है, जम नहीं रहा है नहीं, बात बोले ठीक नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो गलती को देखने का नजरिया है ना, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, इसको बड़ा अच्छे से समझ लीजिए। गलती को देखने का नजरिया आदर्शवाद से दिया हुआ है, और हम दूसरी गलती देख के हम मरे जा रहे हैं। आप देखो कितना झंझट, गलती करे सोनू, मर रहे अरविंद भैया। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, कोई दूसरा गलती करे, मरने वाला सुसाइड दूसरा कर लेता है भाई, किसी ने किसी, अब क्या हो गया ठीक है, ठीक है, ज्ञान की गोली। जैसे उदाहरण के लिए किसी लड़की के साथ किसी लड़के ने रेप कर दिया, करते रहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? गलती किसकी है? आत्महत्या कौन कर रहा है? आप बताइए, ये क्या मूर्खता है? ये मूर्खता है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि गलती देखने का इतना हमारा अभ्यास हो गया है ना। उसका मेन जो झगड़े की जड़ है वो आदर्शवाद है ना। तो आदर्शवादी नजरिए से सही गलत, सही गलत, सही गलत, और सही गलत का कोई मतलब, अगर सही में हम देखें तो उसका कोई विभाजन रेखा भी हम नहीं देख पा रहे। अगर विकास क्रम है, जागृति क्रम है, तो क्या काय का सही गलत है उसमें, है ना। यहां तक है, यहाँ उसके बाद 5वीं के बाद छठा, छठी के बाद 7वीं, 7वीं के बाद 8वीं, तो 7वीं के सामने 5वीं गलत है। अगर ऐसा है, विकास क्रम है, जागृति क्रम है, तब तो ऐसा नहीं है। नागराज जी जो सही गलत करे वो कुछ अलग एंगल से करे, वो न्याय अन्याय में विभाजन हो पा रहा है। प्रिय हित लाभ क्या है और न्याय क्या है, उसको वो ठीक से हम ज्ञान पूर्वक उसको हम ठीक से देख पा रहे हैं कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है ना। मतलब मानव का अध्ययन हो जाने से जीव चेतना एक प्रकार से अधूरा है, ये समझ में आ गया। इसको सही गलत के रूप में वो कभी कभी बोलते हैं, लेकिन वो बोलने का मतलब और बाकी लोग जो बोलते हैं सही गलत, उसका मतलब क्या है वो देख लो। तो आदर्शवादी विधि से सब गलत, जितने ज्यादा गलत हो जाए उतना ज्यादा मैं सही। कीचड़ में कमल की तरह। तो कमल को खिलने के लिए मतलब कमल हो जाना आपको जरूरी तब है जब नीचे कीचड़ हो। इसका मतलब वो मानते हैं कि कीचड़ और कमल में कोई कॉम्प्लीमेंट्रीशिप नहीं है, पूरकता नहीं है। जबकि सच्चाई क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट है। वो कीचड़ के कीचड़ हो जाने से थोड़ी ना कमल कमल हो जाता है। मतलब कमल कोई अद्भुत चीज है और कीचड़ बहुत घटिया चीज है, नहीं भैया, वो कीचड़ में ही खिलता है। मतलब वो
वो दोनों एक जैसे ही है, वो उसी में से निकलता है वो, तो उसमें कोई ऐसी डिग्री नहीं है ऊपर। आप समझ लीजिए, इसको बहुत गहरे समझने की जरूरत है इसको। तो ये जो सही गलत सही गलत सही गलत, अब देखिए अगर जागृति क्रम है, विकास क्रम है, तो कैसा बनता है फार्मूला? 100 की बात हो जाएगी। अब सही गलत में आएगा 100, तो 100 होने पर कोई 51 है तो वो गलत ही है, तो गलत ही है ना। 100 है, सही है, तो 51 क्या है? गलत है। तो 99 क्या है? लो मरो अब। तो सही गलत का जो झंझट है ना, इससे अपने को पहले बाहर आना पड़ेगा ना, इसको थोड़ा समझ नहीं तो फिर से एक आदर्श आ देगा, ये सही नहीं ये गलत, ये सही नहीं ये गलत, है ना। उसमें क्या कर दे रहे हैं हम? कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहे हैं अपने मन में भी, दूसरे के मन में भी। गिल्ट क्रिएट कर रहे हैं अपने मन में, दूसरे के मन में। और जो कोई चीज गलत है वो उसको गलत कह देना। कौन सी चीज गलत है? ये दर्शन, पहला दर्शन धरती पर जो 4 विषय को भी ज्ञान कह रहा है, 5 संवेदना का ज्ञान। मानव ने समझना शुरू किया। जानवरों को जब रेफरेंस पॉइंट बनाया तो मानव को 4 विषय का ज्ञान हुआ। ये ज्ञान है, इसमें गलत की कोई बात ही नहीं। 5 संवेदना का ज्ञान हुआ, उसमें ये ज्ञान है। फिर इसके ऊपर का ज्ञान होना। अब ये भी स्पष्ट है कि इन 4 विषय और 5 संवेदना के ज्ञान से, है ना, संतुष्टि नहीं है, इतना ही कह रहे हैं केवल। और संतुष्टि नहीं है, और पूरा प्रकृति आपके संतुष्टि के लिए काम कर रहा है, और वो एक क्रमिक विकास है। तो कितना आदर्शवाद को हम ओढ़ लेते हैं, और ये सुनने के बाद और एक प्रकार से इसको हम ओढ़ लेते हैं, और फिर यही कैटेगराइज करते रहते हैं। अब इस प्रकार से आप देखोगे तो पूरे एमसीवी में क्या, पूरे दुनिया को आप रिजेक्ट कर देते हो। अब इसमें ये गलत, उसमें वो गलत, उसमें ये गलत, इसमें ये गलत, है ना, प्रेम में ये गलत, स्वराज्य में ये गलत, इसमें वो गलत, कोई नहीं बचा रहता। अब केवल आप बचे रहते हो, तो आप सही हो गए। आप समझिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम यहाँ पर सहअस्तित्ववाद का अध्ययन कर रहे हैं तो ये नजरिया हमको पहले सेट करना चाहिए। ये सही गलत के ब्रैकेट से मत चलिए। सही गलत रिजेक्शन मैकेनिज्म है। 100 के सामने 99 गलत ही है, फिर क्या करोगे आप? और आप तो 50 पे, 51 पे हो, फिर 99 तो गलत ही है। तो फिर हमको समझना पड़ेगा कि जागृति क्रम है कि नहीं है ना। कोई विकास क्रम है क्या? नहीं है क्या? क्रम होगा तो क्रमिक ही होगा वो, तो ये भी समझना पड़ेगा। फिर ये भी हम सुनते हैं कि समाधान हुआ या नहीं हुआ, वो दोनों एक ही चीज हो सकते हैं। तो इसका मतलब इन सब बातों को अच्छे से समझने की जरूरत है। और सही गलत के ब्रैकेट से बाहर आए बिना आदमी कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि तमाम सही हो जाने के बाद भी कुछ न कुछ गलत निकाल ही लाओगे आप। निकालते रहो गलत, है ना। तो इस प्रकार से बाकी जो दुनिया तो ठीक ही चल रही है, प्रकृति तो ठीक ही चल रही है, इसमें क्या गड़बड़ है ना। बीज गिरता है ना, उगता है ना, फिर पेड़ लगता है ना, फिर फल आता है ना, फूल आता है, फिर गिरता है, और आपको लगता है ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। दिन भर गलती दिखती है हमको। गलती देखने का मेन स्रोत कौन है, मेन जिम्मेदार कौन है ना। ये तो बेचारे गलत, वो तो बोलते हैं हम पहले से गलत है भैया, छोड़ो यार, तो हमको माफ करो। सारे विज्ञानी बोलते हैं तुम्हारे हिसाब से, आदर्शवादियों के हिसाब से हम सब गलत है, कृपया करके हमें ना तुम इस चक्कर में लाओ मत यार, थोड़ा चैन की सांस ले लेने दो। ठीक है, ये बात समझ में? तो वो तो अपने आप को मान लेंगे हम गलत ही, तुम क्या, उससे पहले हम कह दें। तो मानव में ये जो डिवीजन, ये जो दृष्टि दोष जो पैदा हो गया, ये आदर्शवाद विधि से। क्योंकि सुनने को हमने कोई आदर्श को सुन लिया जो कि व्यवहार में कभी देखा नहीं है, उसको हम सही मानते हैं, और उसके मुकाबले सब चीजें नीचे रह जाती है। विचार रूप में कोई एब्सोल्यूट बात पकड़ रखी है, और वैसा एब्सोल्यूट को होता नहीं है, दिखा नहीं, तो व्यवहार में घटित नहीं होता, सब उससे नीचे रहते हैं। इस प्रकार से आदर्श हमेशा आदर्श बने रहते हैं, और हम सबको रिजेक्ट करते रहते हैं उन आदर्शों को सुन के। फंस गए अपन। सही गलत की बात हो रही ज्ञान के रूप में, आदमी को पहचानने के रूप में, क्या ना। जैसे अभी निर्वाह है, अब वो गलत है कोई चीज में, या अयोग्य है, क्या है, और उसकी मां गलत है, ऐसी तो है, साफ सुथरी बात है, ये गलती करती नहीं, उसका बापू ये भी गलत किया, है ना।
तो अब क्या हो गया कि अब चूंकि वो अयोग्य तो आप भी अयोग्य है ना, चूंकि इससे नहीं है मतलब, वो अयोग्य आप भी अयोग्य, आप अयोग्य इसलिए वो भी अयोग्य। तो अब क्या हो गया, सही गलत का पैरामीटर लगाया अपन ने, तो बच्चों को की गलती को हम गलत मानते हुए भी गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है अभी छोटी है, थोड़ा हो जाए तो बड़ी, फिर बताते हैं इसको जरा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और इससे बाहर आना हमारे लिए बहुत मेहनत का काम है ये, ऐसा आप मजाक मत समझ लेना, क्योंकि ये पूरा देखने का तरीका है। हर आदमी ये प्रसन्नता है, ये बढ़िया काम करे ना, ये भी, लेकिन तमाम गलती करती है। लो जी माइक लीजिए। ये आ गया। ऐसा सुन सुन के बार बार आपसे बात करके उसका लेवल तो बहुत बढ़ गया है कि बहुत दूर तक आप सही देख लेते हैं, बहुत दूर तक से लेकिन किसी एक्सटेंड के बाद आप ऐसा तो हो लगता गया, है आप तो गलत है। मतलब ईमानदारी से वो पूरा नहीं समा पा रहा है वो, आएगा उदारता ऐसी कर रहा है। अच्छा, तो ये आप समझ लें, तो हमारे पूरे कल्चर में, हम सब हिंदुस्तान में अगर रह रहे हैं तो आदर्शवादी नजरिया, उसमें सही गलत के फ्रेम में हम चीजों को देखते रहते हैं और अपने में असंतुष्टि को बनाए रखते हैं। मुख्य लक्ष्य क्या है, संतुष्टि तक पहुंचना। मुख्य लक्ष्य थोड़ी ना सही गलत को डिवाइड करना। माइक में बोलिए। किसी चीज को हम गलत बोलते हैं तो अब कहीं हद तक ये रहता है कि हम खुद को सही स्वीकारना चाह रहे हैं, जबकि उसका पैमाना पता ही नहीं है हमको। देखिए वो मैकेनिज्म उस विचार के हिसाब से बढ़िया है, क्योंकि हम सबको ईश्वर को पाना है और ईश्वर 100% है और बाकी जो संसार है वो सब माया है, और माया को गलत साबित करना है हमको, ये किसी थॉट से चल रहा है। तो इस 100 को गुणगान करना है, उसके सामने पूरे संसार को हमको रिजेक्ट करना है। तो ये उसके अभ्यास हैं, हजारों साल की परंपरा में ये अभ्यास पैदा किए गए हैं ना, और उस अभ्यास से हम संपन्न हो चुके हैं। वो अभ्यास हम करते रहते हैं, क्योंकि पूर्णता, अब जैसे यहाँ पे एक जागृत मानव लिखा, तो आप है ना केवल ईश्वर की जगह जागृत मानव लिख देते हो, बाकी सब वैसा के वैसे ही रहता है। आप समझ गए, क्योंकि ईश्वर की जगह जागृत मानव लिख दोगे, और नहीं तो वो भी बहुत मुश्किल से लिख रहे हैं लोग, नहीं तो ईश्वर की जगह व्यापक लिख दिया खाली। एक जो मान्यता थी ईश्वर को लेकर, उसकी जगह व्यापक हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय की जगह व्यापक भगवान की जय। बात हमारा भाव वैसे ही है, कार्यक्रम वैसे ही है, विचार ऐसे ही, सब ऐसे है। तो इसको समझना पड़ेगा ना। हाँ व्यापक ध्यान करो, अब करना है वही हमको, वही कौन सा फार्मूला है, वही चुटकुला याद नहीं आया, 2,03,000 ऐसे नहीं सुनाएंगे जी, जब आएगा संदर्भ तब अपने आप निकल के आएगा बाहर। अरे अब वही बोल दिया, आप कोई पैसे थोड़े ले रखे, जब आपने बोले सुना दो सुना देंगे। ये सब पैसे वाले जिनने पैसे ले रखे उनकी मजबूरी, अपनी मजबूरी नहीं है। ठीक है, फरमाइश कार्यक्रम नहीं है। तो इसको ठीक से देखिए, आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति है कि नहीं, तो अपनी इस प्रवृत्ति का परिमार्जन होना जरूरी। विकास क्रम, विकास जागृति क्रम का अध्ययन। नागराज जी क्या करे, अध्ययन की कितनी वस्तु बताए, क्या है अध्ययन का वस्तु? अस्तित्व है, सहअस्तित्व रूप में है, सहअस्तित्व में विकास, विकास क्रम, जागृति क्रम, जागृति और जागृत परंपरा है ना, इसी बीच में जीवन और मानवतापूर्ण आचरण। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि हमको मनुष्य को एक जागृति क्रम में देखना सीखना है, जागृति क्रम में देखना सीखना ना। पीएचडी के सामने कक्षा 1 तो फिर गलत है, तो फिर काहे से पीएचडी होगी, आप बताओ। हाँ अबे गलत कैसे होती है कक्षा 1, बराबर है। कॉन्शियसनेस उतना इवॉल्व नहीं है, कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो जाए इसकी कामना करना है। सही गलत का जो झंझट है, इसी से हमारी जिंदगी दुखी है, असंतुष्टि की असंतुष्टि। कुछ भी कर लो आप, है ना, आप दुनिया का कुछ भी कर लो, उसमें गलती निकाल सकते हैं आप, है ना, और आपको असंतुष्ट रहना ही है। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज कहाँ काम कर रही है, ये ईश्वर केंद्रित विचार ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए। संसार माया है, ये सब गलत है, झूठा संसार है ना, ईश्वर परम सत्य है।
ठीक है, तो परम सत्य जो ईश्वर है उसमें कोई गलती नहीं है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ, और बाकी सब गलत। इस विधि से अब क्या फंस गए अपन, एक बड़े खतरनाक दृष्टिकोण में अपन फंसे हुए हैं, और हमको ये अगली पीढ़ी को इससे मुक्त रखना है, हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब मैं तो नहीं सोचता कि अभी हमारे में से किसी की योग्यता है कि हम बच्चों में ऐसा शिक्षा दे पाए जिसमें कि वो सही गलत वाला मामले से बाहर उनको ले जाके जा पाए ना। वो एक सच्चाई को देखने लगे, सही गलत क्या होता है, पत्थर एक सच्चाई, कुत्ता एक सच्चाई है ना, गाय एक सच्चाई, ठीक है, आदमी एक सच्चाई, शरीर एक सच्चाई, इंद्रिया एक सच्चाई, खाना पीना एक सच्चाई, सब सच्चाई है, लोकेशन एक सच्चाई, उपकार एक सच्चाई, सच्चाई को ऐड करते जाना केवल, है ना, इतना होना चाहिए। तो अगर हम बोलेंगे मानव चेतना विकास केंद्र स्कूल, अगर हम बात करें तो उसमें बच्चों का क्या होने वाला, तो बच्चों को केवल सच्चाई से सच्चाई की ओर जाने का कार्यक्रम। कोई भी ये नहीं कर पाया तो वो ये तो कर ही रहा है, ये नहीं कर पाया तो ये कर रहा है, संतुष्टि नहीं हुई तो असंतुष्ट है ही वो, असंतुष्टि प्रकट करेगा वो तो। ये बात समझ में आया? इस प्रकार से रिजेक्शन मैकेनिज्म जो है ना, इसको अपने को ठीक से अध्ययन करने की जरूरत है, ये बहुत बड़ी बाधा है। और मैंने कहा ही कि अगर ठीक से नहीं समझते हैं मेडिटेशन को तो इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी पुरानी मान्यता को ही पुष्ट कर देता है। शब्द सुन के तो हम पुरानी मान्यता को पुष्ट कर देते हैं, है ना। नागराज जी बोल ही रहे हैं कि देखो हम सही गलत को विभाजन रेखा को पहचान गए, जीव चेतना गलत, मानव चेतना सही। बात बिल्कुल सही है। किस अर्थ में? जीव चेतना में संतुष्टि नहीं है, मानव चेतना में संतुष्टि की बात हो रही। जीव चेतना में 4 विषय 5 संवेदना है, लेकिन अब ये एक हायर लेवल कॉन्शियसनेस आ गया कि 4 विषय 5 संवेदना में संतुष्टि नहीं है। तो संतुष्टि रेफरेंस पॉइंट चेंज करो, मानव लोकेशना वित्तेषणा पुत्तेषणा के साथ काम करते हैं, 4 विषय 5 संवेदना उसमें रहता ही है ना, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव लोकेशना पुत्तेषणा वित्तेषणा रहता है। तो वो फिर हमारे लिए सबके लिए ठीक स्वीकार हो जाए वैसा है, क्योंकि हम जिस प्रकार से बात कर रहे हैं उस प्रकार से वो भी जवाब दे रहे हैं। तो रिजेक्शन वाला जो कार्यक्रम है इसको देखो कितना संकटदायी है। आपके साथ बढ़िया से बढ़िया एक आदमी काम कर रहा हो यहां पर भी, तो भी आप बोलेंगे तो सब ठीक है, लेकिन ये लेकिन तो हट ही नहीं रहा है। सफीना ने बढ़िया काम कर रही, खाना बढ़िया, लेकिन रविशंकर, लेकिन अब क्या करो? तो रविशंकर है, सफीना है, जो भी, हम इनको देखना सीखे, समझना, समझ के स्तर से कितना समझ गए, कितना समझना बच्चा है। जितना समझोगे उतना ही परफॉर्म कर पाएंगे, जो नहीं समझे वो तो नहीं कर पाएंगे। वो समझने की जरूरत है, और वो जरूरत हमको समझ में आ जाएगी, ये समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो रिजेक्शन नहीं है। बात समझ में आई? तो आदर्शवाद का जो बड़ा खतरनाक खूंटा है क्या है? सही गलत, गलत है ना तो गलत है, कह दिया ना कह दिया, बरोबर है। क्योंकि जितना भी संसार को हम गलत कहते हैं, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बढ़ती जाती है। मानव के प्रति रिजेक्शन, प्रकृति के प्रति रिजेक्शन, तो हम ईश्वर केंद्रित होते जाएं, ये इसको ऑब्जेक्टिव। चलिए, बहुत बढ़िया बात समझ में आई। कुछ गलती है, इसको ठीक से समझ लीजिए। हाँ जी, बताइए बताइए। ये क्या क्लीन चिट देने का काम जो अपनी तरफ से है हम आज भी कर सकते हैं, या फिर चेतना विकसित होने पर ये पूरा होगा? देखिए, विकसित चेतना का मतलब क्या है? कुछ ऐसा अचानक कुछ घट जाएगा आपके साथ? विकसित चेतना का मतलब ये है कि आपके रेफरेंस में जो जीव है, जीवों के सदृश जीना है, उसको रिप्लेस कर देंगे विकल्प, मानव सदृश जीना, मानवीयता सदृश जीना, जागृत मानव का रेफरेंस आएगा। ये है चेतना। ये समझ गए आप? चेतना मतलब समझ ही है, हम अपने को कैसे जिए उसको कैसे समझ पा रहे। तो जीवों के अनुसार समझ पाए, जीव चेतना, जागृत मानव के साथ मानव के रूप में, जीवों से भिन्न है मानव। तो मानव का मतलब ये जो
जागृत है, वहां से चेतना की बात हो रही, ठीक। तो उस रेफरेंस में अगर देखते हैं तो ये उस चेतना के स्तर से हम देख पा रहे हैं कि जीव चेतना वश सारा दिक्कतें हैं, है ना। ये खिंचाव है, ये सब ये विचार के अधूरेपन के कारण है। तो ये बात हमको समझ में आती है। समझ में आने से हमारे अंदर आवेश खत्म होता है धीरे धीरे। जितनी बार आप इसको समीक्षा कर पाएंगे, जितनी हर घटना में करना पड़ेगा आपको, अनुभव की रोशनी में, स्वयं की साक्षी में स्मरण पूर्वक क्रियाकलाप। अब आपकी जिंदगी में कई बार घटेगा ये? नहीं घटेगा, है ना। तो जो घटेगा तो हर बार आप ऐसा मूल्यांकन कर पाए, उससे आप आराम में आते आते धीरे 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 आपके लिए वो, है ना, धीरे धीरे मजबूत हो जाता है, अपनी स्वीकृति बनती जाती है उसमें। ठीक है जी। तो पापी और पुण्य वो सब मामले खत्म हो गया। पाप पुण्य का चक्कर खत्म। पाप पुण्य खत्म हो गया तो स्वर्ग नरक का चक्कर खत्म हो गया, ठीक। स्वर्ग नरक का चक्कर खत्म हो गया तो दंड का चक्कर खत्म हो गया। प्रकृति में कोई दंड नहीं है, दंड विहीन है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। प्रकृति में क्या है? क्रिया की प्रतिक्रिया, दंड नहीं है। बात समझ में? अगर हम जीव चेतना में जीते हैं तो वहां संतुष्ट है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। कोई इसको बोल सकता है दंड है, बोलने के लिए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या है? हर क्रिया की कोई प्रतिक्रिया। दंड का मतलब ये हो गया कि अब आप आगे कर नहीं सकते आप, है ना। तो जब कभी भी हम समझते हैं, उसको ऐड करते हैं, उसके अलग परिणाम आते हैं, उस क्रिया की अलग प्रतिक्रिया होती है। तो हर कर्म फल के साथ है, दंड के साथ नहीं है। प्रकृति में फल का प्रावधान है, दंड का प्रावधान नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं शायद कि क्योंकि कर्म का फल है तो बीच में कोई क्षमा नाम की चीज बीच में नहीं आ रही, मतलब नेचर के हिसाब से। लेकिन मनुष्य में जो असंतुष्टि है, मनुष्य में जो दुख है, उसको हम देखते हैं क्षमा के रूप में कि हम क्षमा कर पा रहे हैं, माफ कर पा रहे हैं कि भैया कोई आदमी का गलती नहीं है, परंपरा का अधूरापन ही समस्त दुखों का कारण है। यहां से हम जो अप्रभावित हो जाते हैं, बोझ से मुक्त हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ जी। तो कहां पहुंची गाड़ी? जी भाई, किसी को योग्य और अयोग्य जो हम देखते हैं उसके लिए एक दृष्टिकोण उदय होना आवश्यक है क्या? कि बिना समझ के हम किसी को भी अगर अयोग्य बोल देते हैं या ये योग्य, वो तो मेरे दृष्टिकोण से भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या दृष्टि होनी चाहिए? वही, इसीलिए मानव का अध्ययन होता है। योग्यताओं का मतलब क्या होता है? कितनी योग्यता को मानव कहते हैं, कितनी योग्यता को देव मानव कहते हैं, कितनी योग्यता को दिव्य मानव कहते हैं ना। मानव में फिर 3 कैटेगरी, ठीक। तो दिव्य मानव सही तो फिर देव मानव गलत है क्या? फिर वही हमें फार्मूला आ जाएगा। और देव मानव को सही मानते हैं तो क्या मानव गलत है क्या? तो इनहेंसमेंट ऑफ योग्यता है। लेकिन ये जो हम भ्रम से जागृति की बात कर रहे हैं, वहां पर रेफरेंस चेंज हो जा रहा है तो चीजें 180 डिग्री में चेंज हो जा रही, इसको भी समझ लो। लेकिन मानव, देव मानव, दिव्य मानव में, है ना, रेफरेंस तो मानव ही है, मानवीयता ही है, केवल योग्यता का एनहेंसमेंट हो रहा है। तो ये समझ में आ जाए कि जिस दिन आप मानव के रेफरेंस में खड़े होते हो तो उस दिन से मानव चेतना है, और उस दिन से आप जो है वो मानव का अध्ययन करते हो। तो मानव में जो मिनिमम योग्यता है, 6 मेरिट्स में बात हो रही है, बहुत सिंपल है, यहाँ तो सब क्लियर कट है। क्या 6 मेरिट्स? स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा में संतुलन, व्यक्तित्व संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, और व्यवसाय में स्वावलंबी। ये अपनी योग्यता की बात हो गई। इसी को दूसरे भाग से देखेंगे तो अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन के रूप में आ जाएगा। इसी को तीसरे भाग में देखेंगे तो, है ना, प्रबुद्धता, संप्रभुता वाले सेक्टर में हम देख सकते हैं। उनको हम आगे अभी सारे को विस्तार से हम समझ लेंगे। बरोबर है ये बात? इज दैट क्लियर?
तो योग्यता को कैसे देखेंगे? अब मानव रेफरेंस में मानवीयता के साथ जीने के स्वरूप में योग्यताओं का आकलन किया जा सकता है। अब वो एकदम स्पष्ट है ना, आपके कहने से मेरे कहने से नहीं है, वो उसका आकलन आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, उभय उभय विधि से उसका आकलन हो सकता है ना। ठीक है, तो ये समझ में आ जाए, क्या समझ में आना है? दो बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताई। एक तो बात ये बताई, ये विचार पूरा काल्पनिक, ये विचार सामान केंद्रित, हाथ में आता है। जीना जो है वो जीवों के सदृश है, इसीलिए किसी एक बहुत ईश्वरवादी विचार वाले आदमी के साथ जुड़ोगे तो जीना दिखेगा जीवों जैसे ही। इसलिए वहां पर क्या करना पड़ता है? बैरिकेटिंग, पास में नहीं आने देते ना वो, क्योंकि जब नजदीक जाओगे तो प्रधानमंत्री वैसे दिखाई देगा आपको, यार अंतर क्या है इसमें, है ना, क्योंकि रेफरेंस वहां से। ठीक है बात। हाँ जी, क्या बात समझ में आई? ये आगे बढ़ाए। बराबर, चलिए तो अब वो थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। तो अध्ययन के लिए जो बातें आवश्यक लग रही हैं वो क्या क्या है? वर्तमान की ठीक ठीक समीक्षा, तो ये वर्तमान की समीक्षा में है। न्याय की अपेक्षा, मतलब ऐसा हो सकता है हम न्यायपूर्वक जी सकते हैं। न्याय का मतलब ही है संतुष्टि, और संतुष्टि का मतलब ही है उभय संतुष्टि। क्यों उभय संतुष्टि की बात क्यों हो रही है? अस्तित्व में जितनी भी इकाइयां हैं प्रकृति के रूप में, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। इसी को कहा ये सहअस्तित्व पूर्वक है ना। जैसे आप देखते हो कि ये बहुत सारी इकाइयां मिलकर एक चीजें बनती, तो इसमें हर इकाई दूसरी इकाई से जुड़ी हुई है। मानव मानव के साथ जुड़ी हुई है और मानव प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, विशेष प्रकृति के साथ भी। इस प्रकार से हमको देखने में जरूर लगता है कि हम लोग है ना ऐसे दूर से हैं तो जुड़े हुए नहीं है ना। मानव मानव के साथ विचार पूर्वक जुड़े हुए हैं, शिक्षा विधि से जुड़े हुए हैं, संस्कृति सभ्यता जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक व्यवस्था के स्वरूप में जुड़े हुए हैं। मानव प्रकृति के साथ जो देखेंगे तो स्थूलता के रूप में जुड़े हुए हैं, जड़ के रूप में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये जुड़ाव बना ही हुआ है। अब इसमें कोई भी एक एंटिटी अकेली नहीं है अलग से, वो एक एंटिटी अपने में पूर्ण होते हुए भी सभी दूसरी एंटिटियों के साथ कनेक्शन में है। तो उभय संतुष्टि की बात क्या आई कि यदि एक इकाई कोई भी संतुष्ट होती है तो उससे जुड़ी हुई सभी इकाइयां संतुष्टि की हो जाती हैं। आपके मानने या नहीं मानने से नहीं, आपके अप्रूवल से भी कोई लेने देना नहीं है उसका, है ना। वो अस्तित्व सहज विधि से हो रहा है ना। तो एग्जिस्टेंस में, प्रकृति में जिस प्रकार से चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो एक के गड़बड़ होने से उसके आसपास सभी चीजें क्या हो जाती है? असंतुष्ट हो जाती है। असंतुष्ट मतलब व्यवस्था से डाइवर्ट हो रही हो, है ना। तो न्याय किसको कह रहे हैं कि एक इकाई यदि अपने में पूरी पड़ रही है तो वो जहां पर भी जुड़ी हुई है वो सभी इकाइयां, संदर्भ से सभी इकाइयां जुड़ी जितनी हैं, वो सबके लिए ही वो आगे का ग्रोथ ही हो रहा है उसका, वो भी संतुष्टि हो रहे हैं। संतुष्टि का मतलब यहाँ पर उभय संतुष्टि है, क्योंकि जीव चेतना में भी हम जी रहे हो तो हमारा कॉन्शियसनेस जरूर नीचे की तरफ है, लेकिन जुड़े हुए तो हम वहां पर भी हैं, और वहां जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी असंतुष्टि जो है वो सब में ही फैल रही है। तो फैलाना कोई मुद्दा नहीं है ना। ये केवल जांचने के लिए एक प्रमाण है आपके सामने कि जिस प्रकार से असंतुष्टि भी उभय संतुष्टि है, उसी प्रकार से संतुष्टि भी उभय संतुष्टि है, ठीक है। तो न्याय की अपेक्षा का मतलब यही है ना, कि जिस अर्थ में जो इकाई है, मानव अपने मानवीय रेफरेंस के साथ जीने खड़ा हो जाए तो मानव में न्यायपूर्वक जी लिया। पानी पानी के साथ खड़ा हो जाए, पानित्व के साथ जी ले, लोहा लोहत्व के साथ जी ले, मानव मानवत्व के साथ जी ले, यही न्याय की बात है। और ऐसे एक जीते तो अनेक जी सकते हैं।
और एक के जीने से दूसरे को प्रेरणा ही हो रही है, एक के जीने से प्रेरणा हो ही रही है। तो इस प्रकार से न्याय की अपेक्षा है। तो ये सारा कार्यक्रम जो है ना, ये न्याय की अपेक्षा में है। अध्ययन पूरा न्याय की अपेक्षा में होता है। ये बात समझ गए? अध्ययन कैसे है? न्याय की अपेक्षा। अब किसी की न्याय की अपेक्षा ही मर गई कि कुछ नहीं हो सकता जी, कुछ हो ही नहीं सकता है। जब कभी भी दूसरे किसी में आप ये मान लेते हो, एजेंडा आपका दूसरा व्यक्ति होता है, उस दिन आप ठंडे पड़ जाते हो कि कुछ नहीं हो सकता है। जाने अनजाने हमारा क्या होता है ना, हम दूसरे को एजेंडा बना ही लेते हैं। नहीं बना लेते? उसमें कोई बदलाव होना चाहिए, कोई चेतना का स्तर आप में बदलना चाहिए, है ना। जिस दिन भी हम ये जाते तो वो हमारे कंट्रोल में से बाहर चला गया चीज, और जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर गया उस दिन हमारे अंदर थकान आती है। न्याय की अपेक्षा मरी, और न्याय की अपेक्षा नहीं है तो अध्ययन नहीं हो सकता है। जो 11.5 इंच की दूरी की बात है, उसमें न्याय की अपेक्षा बलवती रहना जरूरी है। न्याय हो सकता है, न्याय की अपेक्षा में ही हम सांस ले रहे हैं, हम न्याय की अपेक्षा में ही काम कर रहे हैं ना। अपेक्षा ही खत्म, जो होती नहीं है। एक शरीर यात्रा में आप कहीं ना कहीं रुक सकते हो, मान सकते हो, फिर से मरोगे लोगे, है ना, फिर से पैदा होगे, फिर से हो जाएगी। बालक न्याय का याचक होके पैदा होता है। इज दैट क्लियर? जी, माइक ले लीजिए। इसमें जो दूसरों को एजेंडा बनाने की बात अभी बोल रहे हैं ना अपन, तो हाँ। ऐसा हो ही जाता कि हमारे साथ वाला जो भी है उसमें भी ग्रोथ हो, तो वो न्याय की अपेक्षा नहीं है क्या? ऐसा कोई ना, न्याय की अपेक्षा है आप में पहले घटित हो कि दूसरे में पहले घटित हो? नहीं, घटित तो स्वयं में, ऊपर की अपेक्षा तो कहीं ना कहीं रहती है कि उसकी भी ग्रोथ हो। तो वो उसकी प्रक्रिया क्या है? हाँ, वही समझ, मतलब ऐसा होता है तो उसको कैसे सेटल करना, कि क्या करना उसके साथ? आप न्यायपूर्वक जिए का मतलब क्या है? पहले तो उसका मतलब समझ लेते हैं। न्यायपूर्वक जीने के लायक होने का मतलब समझते हैं, क्योंकि न्याय की परिभाषा तो अपने सामने रखी, संबंध की पहचान, मूल्यों के साथ निर्वाह, तो आपने को लेके वहीं जाके जुड़ना पड़ेगा ना इससे। तो समाधान के साथ न्याय की बात बन रही है, तो आप में पहले समाधान हो जाए तो आप न्याय के लायक हो गए, तो ये आप न्याय करने की जगह में आएंगे। ऐसी है ना। आप में समाधान होने के लिए पहला मुद्दा क्या हुआ कि आप अपना रेफरेंस तो चेंज करो। आप अपना रेफरेंस तो चेंज करो, है ना। जीव चेतना से मानव चेतना में आओ। किसी जागृत मानव के रेफरेंस से अपने ही पहचान करो, अनुभव की रोशनी में। जागृत मानव के में जो अनुभव है और वो दृष्टि और दर्शन के योगफल में है ना, उसके रेफरेंस में अपना समस्त क्रियाकलाप को सेट करने की बात है, और खुद गवाह होने के बाद है कि हाँ ये रेफरेंस था और मैं देखने वाला हूं, और मेरे में इतना डेविएशन था, थे, है, जो भी है, और अभी वो डेविएशन हमारा खत्म होता है, देखने से खत्म होता जाता है। तो ये जो अपने में रेफरेंस बना, ये अब आप लायक हो गए कि अब संबंध में जीने की जगह में आएंगे, तो फिर न्याय वहां पर घटित होने की बात बनेगी। ठीक। तो जब तक क्या है, जब तक न्याय की अपेक्षा है कि आप न्यायपूर्वक जी सकते हैं, इस संभावना के लिए काम हो रहा है। संवेदनाओं पर नियंत्रण हो सकता है, संवेदनाओं का सदुपयोग हो सकता है, तन मन धन को का सदुपयोग हो सकता है। ये सब उस जगह पर ही है जहां पर की न्याय की पूर्ति हो रही है, वहीं पर तन मन धन का सदुपयोग हो रहा है, वहीं पर चेतना का स्तर प्रमाणित हो रहा है, वहीं पर अनुभव है, वहीं पर प्रमाण है। ये बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से ले आते हैं। तो न्याय की अपेक्षा के कड़ी में पहले अपने को पार्टी बनाना, हमारी जिम्मेदारी को स्वीकारना। जब तक ये रहता है आपका, तब तक आपके अंदर बना रहता है। जब कभी भी हमने दूसरे आदमी का एजेंडा बना दिया, तो उस दिन से ये अपेक्षा है हमारी, क्योंकि फिर थोड़ा करके देख लो आप, फिर आपको हवा टाइट हो जाएगी। हो सकता है कि वो ठीक ही चल रहा हो, क्योंकि वो तो जागृति क्रम में है ही, है ना, वो अपना ठीक ही गति में, वो हमारे लिए एजेंडा बनते से हमारा समझ से शुरू।
सही बात है, ऐसा दिख ही रहा है कि जब दूसरों पे ध्यान चला जाता है ना, तो फिर वो जो आपने बोला समस्त क्रियाकलाप उसी के दूसरों पीछे पे में। ध्यान नहीं देना है, ध्यानपूर्वक जीना नहीं, ऐसा मतलब नहीं करा। उनके वो एजेंडा बन जाते हैं, जैसे कि हम तो हाँ, अभी हम अपने को एजेंडा मानने बंद कर दिए। तो उसमें बोला कि समस्त क्रियाकलाप उसी में हो, तो फिर कभी कभी जो ना तो भूल जाते हैं कि कुछ अपन समझाने वाले की उसमें पहुंच जाते हैं, खुद ही समझने वाले हैं, न्याय की अपेक्षा में भी हम खुद ही हैं, तो वहां पे जो बोल रहे हैं वहां पे असंतुष्टि आती है अपने अंदर, वो दिखता है। वही कह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो समीक्षा का भाग ठीक हो गया, न्याय की अपेक्षा ठीक हो गई। अब जागृति का प्रस्ताव। इस जागृति के प्रस्ताव को किस प्रकार सुना जाए, ये वाली थोड़ी सी बात है ना। तो जागृति के प्रस्ताव में दो बातें हैं। एक तो कोई भी प्रपोजल होगा उसमें कोई भाषा है ना। कोई भी बात करेंगे तो एक भाषा से करेंगे, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जो भी हो। तो भाषा पूरी नहीं पड़ती है, केवल भाषा के साथ जुड़ना क्या जरूरी है, आचरण, जिसको हम कह रहे हैं, है ना। तो सारी भाषा के मूल में ताकत क्या है, मानव का आचरण। तो इसीलिए बीच में कहा कि आपको जीता जागता आदमी भी मिलना जरूरी है, क्योंकि आचरण को किताब में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आचरण के बारे में भाषा लिखी रहती है ना। तो कोई भी किताब जड़ होती है, वो जड़ ही रहती है, वो चैतन्य नहीं होती कभी। जबकि मानव के आचरण जब हम बात करेंगे, रेफरेंस मानव को बनाना है, तो उसमें मानव ही रहेगा, किताब रेफरेंस नहीं होगा। तो परम आदरणीय नागराज जी ने लिख दी हो, चाहे गीता जी ने लिखी हो, जिसने भी लिखी हो ना, वाल्मीकि जी ने लिखी हो, किताब रेफरेंस आदमी के लिए नहीं बन सकता है। आदमी के लिए कौन रेफरेंस होगा, क्योंकि आज फिर से अपन फंस जाएंगे, जीव चेतना से निकल के अपन किताब चेतना में जाएंगे। एक नई चेतना है, वो उससे भी नीचे, काफी नीचे। जीव के नीचे वनस्पति है, वनस्पति के नीचे पदार्थ है ना। तो झंझट ये हो जाता है कि जीव चेतना से निकले, पदार्थ चेतना में चले गए। बराबर है बात। अब शायद कुछ और भी हो गया है, पदार्थ चेतना में एक चेतना और आगे, किताब की जगह वीडियो भी आ गया अभी। अब वीडियो का आप क्या, कौन सी चेतना बोलोगे बताओ। उसमें एक आदमी भी है, दिखता भी है, बोलता भी है ना। बोले मैं देखा ये देख वीडियो, यहाँ से 11:11 से चालू करके 12 मिनट 34 सेकंड तक सुनने, देखो क्या बात की, तुम तो अलग ही बात कर रहे हो। ऐसा अलग हो ही सकता है, हो भी सकता है गलती हो। लेकिन अब वो है कौन सी चेतना, वो वीडियो में जो रिकॉर्डेड चेतना कौन सी है। ये जो ऑफलाइन जो वीडियो सुन रहे हैं हमारे, है ना, ये प्रेरणा हो सकती है केवल, ये शिक्षा नहीं हो सकती। ऑनलाइन कोई शिक्षा कभी होती ही नहीं है, मतलब सो कॉल्ड ऑनलाइन जो है वो ऑफलाइन है मेरे हिसाब से। तो ऑनलाइन शिक्षा होती है ना। तो ये बात ठीक है। तो भाषा और आचरण जहां पर मिलते हैं, वो कौन सी जगह होती है, कहाँ मिलते हैं, वो मानव में मिलते हैं। ठीक। तो यहां से जागृति का प्रस्ताव आया। अब इसके मूल में अगर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, तो अनुभव नाम की कोई चीज होती है, ये हमको स्वीकारना जरूरी है। अनुसंधान कोई चीज होती है, वो भी स्वीकारना जरूरी है। ठीक है। तो अब इसके आगे हम बात करते हैं, अनुसंधान क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। उसके बारे में बहुत सारी बातें अपनी हो चुकी, छोटी मोटी बात और कर लेते हैं। तो मिटाने का यंत्र है। तो व्हाट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ अनुसंधान एंड व्हाट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ अध्ययन। अध्ययन का तो प्री रिक्विजिट यहाँ लिखा ही हुआ है। अनुसंधान का प्री रिक्विजिट क्या है। अनुसंधान में दो चीजें हैं। एक तो किसी मानव में जिज्ञासा है,
और प्रकृति उसका उत्तर देता है। ठीक है। अब अध्ययन की बात करें या शिक्षा की बात करें? शिक्षा अलग है, अध्ययन अलग है, उसको हम आगे समझ लेंगे। यहां पर भी दो बातें हैं। तो यहां पर यदि जिज्ञासा, क्योंकि अनुसंधान है तो ज्यादा है, और जो भी शिक्षा की प्रक्रिया में कोई भी बालक लोग होंगे, कोई बालक है वो भी जिज्ञासु है। सारे बालक जिज्ञासु हैं कि नहीं है? लेकिन जिज्ञासा का लेवल क्या है? कम है। जितना बालक में जिज्ञासा है छोटे से, उसी इस छोटी जिज्ञासा की पूर्ति शिक्षा विधि से हो सकती है ना? इस जिज्ञासा से अनुसंधान नहीं हो सकता है। जैसे मैं हूं तो मेरे में कोई ऐसी बहुत जिज्ञासा ज्ञान को लेकर ना कभी थी और ना आज है ना? होए नहीं होए कोई बात नहीं। ठीक, तो हम अनुसंधान करने लायक आदमी ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है। छोटी मोटी जिज्ञासा काय को बड़ा लफड़े में पड़ना है ना? तो सामान्य रूप से देखेंगे तो मानव परंपरा में बालकों में सामान्य जिज्ञासा होती है। इसको भी साथ साथ समझते चलो। तो सामान्य जिज्ञासा जो होती है वो शिक्षा से पूरी हो सकती है, उसमें शिक्षा बड़ा काम करती है ना। जिज्ञासा जब अधिक हो जाती है तो शिक्षा से जो उत्तर नहीं मिलते हैं तो प्रकृति उत्तर देने वाला है। प्रकृति तो उत्तर ही है अपने आप में ही, देने वाला नहीं है, प्रकृति तो देते है। लेकिन कैसे होता है ये जिज्ञासा का मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है? पहले तो मुद्दा ही है जिज्ञासा इतनी बड़ी कैसे हो जाती है ना? जब कभी भी मानव में कोई कौतूहलवश प्रश्न होते ही हैं, आप में भी होते हैं, हमारे में भी होते हैं, सब में समान रूप से होते हैं। पहली बार जब कभी भी किसी ने सुना होगा, हे भाई कुहू वादा, और ये लड़की हिमनिश की बहन कशिश, जो वादा किया वो, हाँ यार ऐसा मत करो, हाँ जी फिर भूल गए, सिद्धि रिद्धि। ठीक, तो क्या समझ में आया? तो बालक में जिज्ञासा रहती है, उन जिज्ञासा में प्रश्न उतने को उतने सबके आते हैं, उस पर कौन कितनी मेहनत करता है उससे जिज्ञासा वृद्धि होती है। इसमें कोई भी है ना रहस्य नहीं है। इसको जितना आप रहस्य से दूर करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। जैसे पहले दिन आपने कभी भी सुना होगा कि सब कुछ ईश्वर ही करता है, आप कुछ नहीं करते हो, तो आपके मन में आएगा ये क्या होता है, सब क्या आता है, ऐसे कैसे? लेकिन अपना छड़ होगा, छोड़े यार, हवा बाण हड्डे खाओ और आगे बढ़ो, काय का लफड़ा है ना? नहीं ऐसा नहीं होता। आप सुनो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो आपको जिज्ञासा होती है, कौतूहल बोलते हैं उसको, जिज्ञासा नहीं कहते। कौतूहल होता है, अच्छा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये कैसे हो सकता है? हो गया यार, चलो लगाओ यूट्यूब चैनल लगाओ, है ना? ईश्वरी सब कुछ करने वाला है, या व्हाटएवर जो भी हम सुनते हैं ना। कोई आदमी पैदा हो गया तो हर बच्चे यार ये कैसे पैदा हो गया, पैदा कैसे होता है, कहाँ से पैदा होता है, क्या हो जाता है, छोटे छोटे हाथ कैसे हैं इसके, क्या होता है, ये सारे कौतूहल रहते हैं। लेकिन इन कौतूहल पर कोई आगे कार्यक्रम नहीं होता है ना, न तो कोई सपोर्ट होता है, और नहीं बच्चे में भी कोई वो कौतूहल में टिकता नहीं हो। कोई मर गया है ना, सब रो रहे, देख रहा है, बच्चे देख रहे कितने सारे रो क्यों रहे, कौतूहल होता, कहाँ मर गया, कहाँ चला गया, किधर गया, कहाँ से आया था, है ना? तो जिंदगी को लेकर सारे प्रश्न हैं और उनके कौतूहल होते ही रहते हैं हमको। तो कौतूहल में यहाँ ये जिज्ञासा है, इसको बोलते हैं ये वाला कौतूहल जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी केवल। कोई में क्या होता है, वो क्यूरियोसिटी को है ना, ये जो रहती है छोटी जिज्ञासा रहती है, उसमें ये क्यूरियोसिटी जो रहती है, कौतूहल रहता है, इसके साथ एक चीज जुड़ जाती है। क्या जुड़ गई? उसको उसने मानव जाति के साथ जोड़ दिया। सबकी ऐसा कौतूहल है, सबको इससे दिक्कत है, जुड़ गया, ध्यान में आ गया तो जुड़ गया,
सारे लोग परेशान इससे। तो अब ये जो कौतूहल था ये कन्वर्ट हो गया काय में, अत्यधिक जिज्ञासु हो गया हूं। तो यहां पर उत्तर देने वाला कौन हो गया? प्रकृति उत्तर देने वाला, लेकिन उत्तर अभी दे नहीं रहा है वो। तो जिज्ञासा बढ़ी, कौतूहल, और पूरी मानव जाति उससे जूझ रही है उन प्रश्नों से, उसका उत्तर नहीं है। ये उसने देख लिया, कौतूहल उसके हैं, प्रश्न उसके अपने बन गए। अब धीरे 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 उन प्रश्नों का उत्तर ही उसके लिए है ना, क्या हो गया यहाँ पर? प्रश्न के उत्तर आवश्यक हो गए। अपने को प्रश्न हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ो, है ना। किसी के लिए कोई प्रश्न हो गया, उसके उत्तर उसको चाहिए। ये वाली बात बन गई। दूसरी बात ये बनती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि प्रश्न खड़े हो गए, इसी को प्रश्न कह रहे हैं, जहां पर कि वो कौतूहल मानव जाति से जुड़ गया और परंपरा में, प्रचलित परंपरा में उसका उत्तर नहीं है। ये ध्यान देने की बात है। प्रचलित परंपरा में उसका उत्तर नहीं है। परंपरा में उत्तर का ना होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिज्ञासा बढ़ गई, प्रश्न खड़े हो गए, प्रचलित परंपरा में टटोल के देख लिया गया, उसका कहीं उत्तर नहीं है। तो परंपरा में जो कुछ भी हाईएस्ट कहा गया रहता है उस मुद्दे पर, उस मुद्दे को रूबरू करके देख लिया जाता है। तो यहां से एक अलग चीज हो जाती है कि जब प्रचलित परंपरा में मैक्सिमम करके देख लिया गया वहां से, तो परंपरा का वो लीडर हो जाता है, परंपरा का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। वो क्या हो गया? परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रश्नों के साथ। तो कहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है? तो प्रकृति में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रकृति तो उत्तर देने वाले पहले से रखा हुआ है। जिस दिन भी आप मानव परंपरा में अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं देख लेंगे, या जिसको उत्तर परंपरा मानती है वहां तक पहुंच नहीं जाएंगे, और वहां पर भी संतुष्ट अगर नहीं होते हैं, तो अब आप परंपरा के ऊपर खड़े हो जाते हैं। मानव जाति में जब भी कोई आदमी परंपरा का लीडर हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, प्रकृति में से उत्तर धाए से मिल जाता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक सहज प्रक्रिया है। केवल इसमें जो मूल मुद्दा है वो क्या है? जिज्ञासा का मैक्सिमाइजेशन होना, और कौतूहल को मानव जाति के साथ जोड़ के देखना कि सभी इससे से परेशान है ना, इन कौतूहल के साथ लोग झेल रहे हैं। तो प्रकृति में उत्तर रहता ही है। उत्तर देने वाला क्या मतलब होता है? प्रकृति उत्तर देने वाला बन गया, मतलब प्रकृति में उत्तर है ही, प्रकृति उत्तर ही है। तो दिख जाता है, केवल देखने की ताकत यहां पे बनती है। यहां पर एक प्रकार का विश्वास ही उदय होता है ना। यहां पर एक जिम्मेदारी की बात आती है। जब आप पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट करते हो ना, व्हेन यू कंसिडर योरसेल्फ एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमैनिटी, और मनुष्य जाति में जो कुछ भी ज्ञान के नाम पे पहचाना गया उसका मैक्सिमम हाइट हम जाके देख लिए, और उसमें उत्तर नहीं मिल रहे हैं, और मानव परंपरा के लिए पीड़ा ही बनी हुई है, और उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका ध्यान, आपका जो कंसंट्रेशन है वो एक अलग लेवल का है ना। और वहां से ये जिम्मेदारी की बात है। तो इसमें अधिक जिज्ञासु हो जाने के बाद हम जिम्मेदार हो जाते हैं। जिम्मेदार हो जाने के बाद हमको उत्तर दिख जाता है। उत्तर तो पहले से था, जब यहाँ जिज्ञासा शुरू हुई थी तब भी उत्तर था। उत्तर देने वाला अलग से कोई नहीं है, प्रकृति अस्तित्व अपने आप में उत्तर ही है, वहां कोई प्रश्न थोड़ी ना है। नागराज जी कैसे उत्तर मिल गया? अस्तित्व उत्तर है, अनुत्तर नहीं है। वो अस्तित्व है ना, अपने आप में समाधान है, अस्तित्व अपने आप में सॉल्यूशन है, कोई प्रश्न नहीं है। वो केवल वो जैसा है वैसा देखने की के लिए हमको जिम्मेदार होने की जरूरत है, जिज्ञासा की जरूरत है ना। और वो जिज्ञासा का मैक्सिमाइजेशन होता है, और परंपरा में जितना भी कुछ उसको पाने के लिए, उत्तर को पाने के लिए कहा जाता है, वहां तक पहुंचना जरूरी है। जैसे आज भी कोई, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में, या मान लेते टेलीकम्युनिकेशन में, कोई किसी को कोई जिज्ञासा है और वो कुछ इसमें कुछ करना चाहता है ना, तो उसको पहले टेलीकम्युनिकेशन में जितना भी काम हो चुका है ना, वहां से गुजरना ही होता है उसको। जब वो गुजर के निकलता है और वहां उसके बाद भी उत्तर नहीं मिलते, तो उसके अगला वो बना लेता है, उसको मिल जाता है उसके अगला। इज दैट क्लियर? आवाज थोड़ी कम, ज्यादा जोर से लगा के मैं, ये बात समझ में आया?
दिख जाता का मतलब समझ में आ जाता है। अरे समझ में कैसे आ जाता है? प्रकृति उत्तर है ही, अस्तित्व उत्तर है ही, केवल देखने वाले का दृष्टि, देखने वाले की जिम्मेदारी से जिम्मेदार हो जाने से उसको दिखता है तो पहले से ही। कैसे दिखता है मतलब? मैं ये पूछना चाह रहा था भैया, अब जैसे विश्वास, अभी तक तो हमने क्या पानी, पत्थर, ये सबको पहचानना जाना है, बहुत कुछ पहले से आदत नहीं है कि मूल्य या ये पदार्थ, वस्तु। अब जैसे विश्वास, तो पहले से हमने तो विश्वास को ऐसे देखा ना भैया कि विश्वास को देखने की दूसरे से होना चाहिए। मुझे कुछ कर लिया तो मुझे विश्वास हो गया, 2-4 बार कंटिन्यू कर लिया तो हो गया, पैसा कमा लिया, परिवार संभाल लिया, ये छोटे छोटे चीजों को विश्वास की तरह से हमने देखा था। अभी तो बहुत ही नया चीज हमको आ रहा है। ऐसा कई बार होता है कि हमने कर लिया, ऐसा लगता है हो गया। जैसे मैंने उस दिन बोला कि अब तेल तो मैं कैसे भी निकाल लूंगा, कुछ भी कार्यक्रम हो जाए मैं निकाल लूंगा। फिर आपने उसमें एक ऑप्शन दिया कि नहीं 3 महीना देखो आप। तो वो क्या था, मतलब वो 3 महीना देखने में मैं क्या देखना चाहूँ, क्या देखूं, मतलब क्या मिलेगा मुझे, ऐसा जैसे मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ। तो अभी मुझे ये दिख रहा है कि एक आदमी है जो कि मुझे आंसर दे रहे हैं, या फिर उस टाइम में मुझे बता देंगे कि ये चीज ऐसा। वही ऐसा देखो, कभी भी तेल निकालने से विश्वास नहीं होता है। हाँ, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या है मतलब वो विश्वास स्वयं में होता है, तेल में, घानी में थोड़ी होता है। नहीं, जैसे मेरे में जो विश्वास रहेगा, वही जब तक आपका रेफरेंस बदलेगा नहीं। अभी पूरे दिन बात हो रही है, उसको मैं अभी चूक गया बहुत सारी बात। जब तक हमारा ध्यान 4 विषय 5 संवेदना से है ना बदला ही नहीं, जब तक हम संग्रह, शोषण, अवसरवादिता से हम बदल ही नहीं रहे, है ना, तब तक हमारा रेफरेंस जो है वो मानव चेतना आया ही नहीं है ना। मानव जागृति या मानवीयता हमारे रेफरेंस में नहीं है, हम उससे रेफर करके चीजों को नहीं चल रहे यार। रेफरेंस पॉइंट अभी अपना शिफ्ट नहीं हुआ है। हाँ, तो इसीलिए कहा 3 महीने में हो जाए, कभी क्या पता 6 महीने में हो जाए, देख लो। तो रेफरेंस पॉइंट शिफ्ट होना जरूरी है। तो तेल तो निकल ही रहा था, निकलना अपन सीख ही गए। हाँ। उससे जो कुछ हो सकता था हो रहा है, उससे मैक्स, उसके लिए एक लिमिट है, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता वो कार्य में ना। तो हम समृद्ध हो सकते हैं। हाँ, उसी को मैं पूछना चाह रहा था कि कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब तक अपने में रेफरेंस अपन शिफ्ट नहीं कर लेते हैं, हम जब तक जीव चेतना के जो अभी संदर्भ से जी रहे हैं, उसमें मानव चेतना संदर्भ हम नहीं लाते हैं, तब तक समझदारी चालाकी जैसी रहती है। समझदारी क्या है? एक प्रकार की चालाकी। व्यवहार कुशलता क्या है? एक प्रकार की मैनेजमेंट, है ना। कार्य क्या है? तो एक प्रकार का अपना सेटिंग। इस प्रकार से वो चल जाता है काम, चल रहा लेकिन है तक, हाँ, तो मगर तृप्ति नहीं हो सकती उसमें। नहीं होता ना उसमें, तृप्ति कहाँ होता है? नहीं होता है। बल्कि मैंने कहा ही कई बार कि जब कभी भी हमारा रेफरेंस नहीं बदलेगा और कोई सफलता मिल जाएगी तो अहंकार में मर जाएंगे जाके उसके बाद तो उससे तो बेहतर है 100 गुना कि कोई सफलता न मिले। हाँ, तो ये सफलता वाला पार्ट एक तो हुआ भैया, ये तो पकड़ में आ गया है कि आप तेल निकालने में सफल हो गया, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर रुको, अभी डिक्लेयर मत करो कि कुछ हो गया। तो हमारा में पहले रेफरेंस चेंज हो जाए, हम किस संदर्भ से अभी जी रहे थे, अब संदर्भ जीने के बदले संदर्भ बदलेंगे, जीव चेतना से मानव चेतना में आएंगे तो लक्ष्य बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगा, कार्यक्रम बदल जाएगा, और फिर वो वहां से सारा मूल्यांकन बदलेगा। तो जो कुछ भी अभी तक हम करते हैं, हर चीज में संग्रह को कर लिए, अपनी मनमानी कर लिए, शोषण कर लिए, डरा लिए, धमका लिए, कुछ काम कर लिए, कुछ व्यवहार कुशलता कर लिए, कुछ कुछ कर लिए, और सब एक प्रकार का हमको दिख जाता है कि वो अपना असंतुष्टि ही है, वो संतुष्टि नहीं है आदमी का। आचरण निश्चित उसका नहीं है, अपने को कोई आचरण निश्चित नहीं का। पहले सत्र में हमने कहा ही था, निश्चित आचरण का मतलब संतुष्टि हो, जिससे हो जाए आपको खुद को, है ना, वो निश्चित है, उससे निश्चितता बनती है। हम संतुष्टि चाहते हैं, तो ऐसे एक आचरण को पहचान जाए जो कि संतुष्टि तक पहुंच जाए, ये निश्चित हो गया, संतुष्टि निश्चित हो जाना चाहिए, तो निश्चित आचरण हो गया। तो वो तो अभी हुआ नहीं। तो सारा का सारा मामला कहाँ पे है? तो रेफरेंस में मामला है, ठीक। देखने का नजरिया चेंज है। चलिए हम लोग दूसरी जगह बात करते हैं, वहां आते लौट के। तो अनुसंधान के लिए जो मिनिमम प्री रिक्विजिट क्या हो गया?
जिज्ञासा का मैक्सिमाइजेशन होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड बात क्या हो गई, परंपरा में उन प्रश्नों का उत्तर नहीं होना चाहिए। यही चीज भैया थोड़े और एक्सप्लेन समझ रहे हैं अपने में कि प्रचलित परंपरा में उसका उत्तर ना होना, है ना। तो जैसे बाबा जी रहे, उन्होंने पूरा समझा आदर्शवाद को, मैक्सिमम समझ लिया, इतना मैक्सिमम बताया गया। तो फिर उस समय जो उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा असंतुष्टि रही होगी, क्या रहा होगा कि मतलब ऐसे कैसे बोल रहे कि ये उसका तो दिखा देती जिज्ञासा है। हाँ। और प्रश्न के उत्तर उनके पा जाना महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया, आपको भी प्रश्न आया था, ये शादी क्या है, विवाह क्या है, लेकिन उन्होंने कहा छोड़ो अभी टीवी देखते हैं। तो मतलब वो प्रश्न हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हुए जिसके उत्तर पाने के बिना हम, वो चीज तो समझ में आ रही है। जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसको पाए बिना, है ना, तृप्त संतुष्ट नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई। तो उसको महत्वपूर्ण मानते नहीं है, इसलिए हमसे अनुसंधान घटित नहीं होता है। उत्तर का ना होना को कैसे मतलब, परंपरा में उत्तर नहीं होगा, उत्तर होगा तो शिक्षा हो जाएगी ना तुरंत। अरे एजुकेशन में आज जैसे कोई ढूंढता है कि यार व्हाट शुड बी द अल्टरनेटिव वे ऑफ लिविंग, कोई भी आदमी यूरोप में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी, जिस दिन वो ढूंढने लगेगा, आप देखोगे प्रकृति के डिजाइन वो हमारे से एमसीयू से कनेक्ट कर जाएगा, बिना कहीं रुके, बिना कहीं रुके। मैं बता रहा हूं आपको, वो प्राकृतिक कार्यक्रम है। जैसे हम अभी एक्चुअली जी रहे होंगे, हमें नहीं पता, हमको लगता है हम बहुत महान जी रहे हो सकता है लग जाए, हो सकता है कि हमको लग जाए कि हम बहुत घटिया जी रहे हो, ऐसा मान के कुछ भी लग सकता है। लेकिन एक्चुअली जैसे हम जी रहे होंगे वैसा जीने के लिए कोई समझना चाहता होगा, कहीं भी रहेगा दुनिया में, है ना, वो फटाफट ऐसा तीर की तरह ना जुड़ता है आपके पास आके, है ना, ऐसा आ जाता है। क्योंकि प्रकृति में डिजाइन ही है कि परंपरा में जो कुछ है पहले वो खंगाल लो। जैसे जिज्ञासा होती है तो उपलब्ध क्या है, वो उपलब्ध उसको साए साए मिल जाता है ना, छल नहीं रहती फटाफट। और उपलब्ध में यदि काम हो जाता है तो जिज्ञासा ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि अब एजुकेशन से काम चल जाएगा। तो यहां पर एजुकेशन में क्या है, कौतूहल है, कौतूहल की ही, है ना, उत्तर हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा में उपलब्ध हो गए हैं। शिक्षा में कैसे उपलब्ध हो गए, यहां पर हो गया भाषा और आचरण दोनों विधि से हो गया, तो इसको बोला शिक्षा, और ये मिल गया किसी मानव के पास ही। तो परंपरा में अगर किसी मानव के पास उत्तर मिल जाएगा तो यहां उत्तर देने वाला कौन है, प्रकृति उत्तर दे रहा है, और यहां उत्तर दे कौन दे रहा है, और मानव क्या है, मानव प्रकृति का पार्ट है या मानव भी प्रकृति है, प्रकृति है। तो उत्तर कौन दे रहा है, मानव रूपी प्रकृति उत्तर दे रहा है। उत्तर यहां कौन दे रहा है, प्रकृति दे रहा है, नियम रूपी प्रकृति, एक नियम के रूप में प्रकृति उत्तर दे रहा है। नियम समझ में आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे आप भैया कि अस्तित्व सहज विधि से कोई वैकल्पिक जीवन शैली को अपना ढूंढ रहा होगा तो बिल्कुल वो हम तक कहीं भी तरह से पहुंच जाएगा। लेकिन कई बार अवसरवादी व्यक्ति भी पहुंच जाता है हमारे पास, ठीक है ना, तो वो किस विधि से पहुंचता है, तो हमारी अयोग्यता विधि से, हाँ, हमारी अयोग्यता विधि से पहुंच जाता है। जब हम अयोग्य होते हैं तो हम ढूंढ रहे होते लोगों को, जब आप ढूंढने जाओगे तो सब कचरा पट्टिया पकड़ लोगे। तो मैंने कहा है ना कि आपको लग सकता है कि आप बड़े महान जी रहे हो, और एक्चुअली पता लगा कि जी वैसे ही रहोगे जैसे हमारे साथ लोग हैं वैसे हम हैं, है ना। तो ये भी समझ लो, मतलब अगर हमारी डिपेंडेंसी है तभी तो वो अवसरवाद खड़ा हो रहा है वहां पर। अगर मेरे में कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो आप हमारे साथ अवसरवाद क्या करेंगे, ये बात समझ में आ रही। हमारी कोई मजबूरी हो तब आपको अवसर है, एक आदमी की मजबूरी दूसरे के लिए अवसर। जब कोई एक आदमी उसको मजबूरी न मिले तो क्या अवसर उसके पास, सारा अवसरवाद का बैंड बज गया। ढंग से बजाओ, बजाने में भी कंजूसी करते। तो अब ये भी समझ में आया कि लोगों के अवसरवादी तक गाली देने की जरूरत नहीं है, अपने में मजबूरियों से मुक्त होने की जरूरत है। बढ़िया, ठीक।
तो दोनों जगह पे क्या हो गया? अब इससे एक और चीज समझ में आती है, यदि जैसे नागराज जी अनुसंधान करके चले गए, यदि मान लेते हैं कि परंपरा में उसका उत्तर अभी मौजूद है, तो किसी से अनुसंधान घटित ही नहीं हो सकता, होएगा नहीं। और जब परंपरा में उत्तर नहीं, खत्म हो जाएगा, मान लो उन्होंने उत्तर दिया और वो बीज के रूप में रहा, लेकिन वो फर्टाइल नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा, तो क्या होगा? फिर से अनुसंधान होगा। ये भी समझ लो आप। हाँ, और वैसे भी मिलता है। तो अब बचा क्या? अब प्रकृति वाला भाग छोड़ दो, तो बचा क्या? मानव में जिज्ञासा। तो शिक्षा रूपी भी जिज्ञासा की आवश्यकता है। हाँ, और अनुसंधान के लिए भी जिज्ञासा की आवश्यकता है। लेकिन 20 साल के बाद ये भी देखा गया कि अब शिक्षा के लिए जो जिज्ञासा चाहिए वो भी नहीं रहती। जो शिक्षा रूपी जिज्ञासा है, एक आयु के बाद खत्म। हाँ, ठीक है, यहां तक सब सुख साथ चल रहे हैं लोग? हाँ जी, आगे बढ़ाएं या पूरा कर दें, छुट्टी करें? बताओ। अब जिज्ञासा क्या है, कौतूहल क्या है? कैसे कौतूहल से जिज्ञासा? एक जैसे मैंने कहा कि 20 साल की उम्र में जिज्ञासा भी प्राय खत्म हो जाती है ना, तो जिज्ञासाओं को कैसे देखा जाता है? जिज्ञासा क्या चीज है, कौतूहल क्या चीज है? नहीं, हम तो सारी बात आपको छोड़ कर रहे हैं, हमारी क्या हैसियत है आपके को छोड़ के बात कर? हम हमारी बात कर रहे हैं, हमारी जो भी है। क्यों भाई, चरण भाई? वो आप अपना हिसाब किताब कर लो, है ना? सबको अपना अपने हिसाब करना ही है, जहां मौका मिले वही कर ले, ठीक है ना? तो जिज्ञासा क्या है, कौतूहल क्या है? इसको थोड़ा कर लेंगे तो शायद जिनमें भी जिज्ञासा कम हो रही है वो जिज्ञासाओं को थोड़ा सा वापस इनिशिएट किया सकता है, बूझने लग जाती, क्योंकि दूसरों को देखा, न्याय की अपेक्षा ठंडी पड़ी, तो जिज्ञासा छोड़े यार, अब अपने को दूध बांटना है, अब गाड़ी कहाँ जा रही है, आदमी कहाँ जा रहा है, टंकी क्योंकि जिंदगी में बात इतनी बड़ी बड़ी करी और हाथ में काम क्या है? कोई घास छिल रहा है, कोई दूध बांट रहा है, कोई वो 100 का नोट दिन में 4-5 वही गिन रहा है, इतने से नोट बोले बातें बड़ी बड़ी और काम वो छोटा छोटा है ना? बातें तो एक से अखंड समाज, सार्वभौमता, न्याय, और काम क्या हिस्से में आया? सब छोटे छोटे काम, ठीक है ना? चलिए, कौतूहल और जिज्ञासा में क्या अंतर है? कोई भी कौतूहल जिज्ञासा में कन्वर्ट कैसे होता है? कौतूहल में क्या है, जब आप अपने आप को उससे जोड़ते नहीं हो, जब आप उसको अपने आप से जोड़ते नहीं हो, तो वो कौतूहल है। कोई भी चीज, एरोप्लेन में दिए इंजन होता, अच्छा होता है साला, आपने क्या लेना देना, है ना? कोई भी कौतूहल, अज्ञात को ज्ञात करना, अप्राप्त को प्राप्त करना, इसको कौतूहल कहते हैं। कुछ भी चीज अज्ञात है, आपको पता चल गया कि ये अज्ञात, तो उसको ज्ञात करना। अप्राप्त है, उसको प्राप्त करना। ये बहुत ही बॉर्डर टर्म है ना, ठीक है? और इसमें अब जिज्ञासा कैसे होना, एक अलग मुद्दा है। तो अज्ञात को ज्ञात करना, अपराध को प्राप्त करना, ये हर बच्चा चाहता ही है, लेकिन उसमें से अब धीरे धीरे जिज्ञासा, तो कौतूहल एक अलग चीज है, जिज्ञासा अलग चीज है। जिज्ञासा क्या चीज है? जिज्ञासा जुड़ती है जीने से।
जिज्ञासा क्या जुड़ती है? कौतूहल से जीने को लेन देना नहीं है। कौतूहल है, किसी बात का हो सकता है। जिज्ञासा जुड़ी जीने से। जीने से मतलब भाई, जीने से मतलब ठीक बात, जितना हम समझे हैं, जितना हम समझ पाए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना हम समझ पाए हैं उसके अनुसार, उसके साथ चलकर भी, उसके अनुसार भी जीने से हम संतुष्टि को नहीं पाए। ये जिज्ञासा है, इसमें कोई पीड़ा नहीं है। जितना हम समझ पाए उसके अनुसार अभी संतुष्टि पाना शेष। ये फिर से बड़ी परिभाषा है, इसको और छोटी छोटी परिभाषा में आप ले जाओगे। आप जितना समझ लिए उसको आप जीने गए, उससे आप प्रमाणित नहीं हुए, तो और थोड़ा समझने की जरूरत है उसमें। है ना, कोई ना कोई चीज आपको जितना समझे उतना जिए, कम पड़ गए, उसका नाम जिज्ञासा है। जितना समझे उतना जिए, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, कम पड़ गए, समझने में कम पड़ गए। ठीक, न्याय की अपेक्षा बलवती है अभी भी, और समझने में कम पड़ गए। जितना समझे उतना जिए हैं और समझ उतने परिणाम संपन्न नहीं हो सके, तो ये जिज्ञासा की बात है। जीने से जिज्ञासा, और बिना जिए कौतूहल। जैसे उदाहरण के लिए गाय पालन करना चाहिए। अच्छा, क्यों बाबा बताओ, गाय क्यों पालना चाहिए? देखो बेटा, गाय इसलिए जरूरी कि अगर खाना चाहिएगा तो खेती करना पड़ेगी, और खेती करने के लिए खाद लगेगा, तो गौ पालन करेंगे तो अच्छा। तो गौ पालन कैसे होता है? लाओ डायरी, पेन, कॉपी, किताब सब ले आए, भर ले पूरा। गाय ऐसी रहती, 2 सींग रहते हैं, 1 पूंछ होती है ना, पूरी कॉपी भर लिया अपने। अच्छा, फिर ऐसा होता, फिर ऐसा, तो घास कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी, फिर कटेगी कैसे? फिर ये हो जाएगी, फिर वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाए। अब ये हो गया कौतूहल, थोड़ी देर में कौतूहल हो गया शांत, लेकिन अब इसमें जिज्ञासा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अब तक गाय की पूंछ पकड़ी नहीं, है ना। अगर हम उसको जीने जोड़ देते हैं ना, उसको जी लेते हैं हम, जितनी बातें हमको पता लगती है कौतूहल से जो आई थी, तो फिर उससे अधिक के लिए हम जानने को तैयार हो जाते हैं। फिर गाय एक्चुअली क्या है वो समझ में आने लगती है ना। तो जिंदगी से जुड़कर यदि जिंदगी के प्रश्न हैं, और जिंदगी में जितना हम समझे हैं उतना समझकर भी हम संतुष्टि नहीं पा रहे हैं। जितना हम समझे हैं वो पहले से बेहतर हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कुछ बढ़िया काम आप कर सकते हैं, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। ये बिल्कुल हमको अपर्याप्त लगे, अड़ गया गाड़ी वहां पर। जिस समय गाड़ी अड़ जाती जिंदगी की, वहीं से फिर जिज्ञासा है। जैसे नागराज जी के साथ भी अगर देखेंगे तो वो भी एक है ना, 4 प्रश्न है भैया, ठीक है यार, छोड़ो ना, छोड़ छाड़ के भूल भाल के अपना कमा खाओ यार, क्या दिक्कत है ना। है अड़ गया, अड़ जाने से यही हुआ कि अब जो भी हो रहा है वो पता लग रहा है कि परंपरा में जो उत्तर है वो सब मिल रहे हैं उनको। देवी देवता के बिठा लो, शरीर में बैठ गए, चलो जी, फिर ये सिद्धि करो, वो भी हो जा रही, वो सिद्धि कर ली, ये भी हो, जितना बताया सब हो रहा है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। तो वो संतुष्टि के बिंदु को पकड़े हुए हैं कि भैया चाहिए तो वो तो नहीं है, तो जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही है ना। एक जगह समाधि तक की बात पहुंच गई, ठीक है, समाधि के बारे में जो कहा गया वो भी परीक्षण करा लिया, समाधि हो गई। समाधि में देख रहे हैं आशा विचार इच्छा चुप हो गई, है ना, उससे समस्याएं खत्म हो गई, लेकिन संतुष्टि हो गई, और वो भी उभय संतुष्टि हो, ऐसा तो कुछ प्रमाण मिला नहीं। तो फिर से जिज्ञासा बची रही, तो जिज्ञासा बढ़ रही, ठीक है ना। तो जीने से जोड़ देते हैं तो किसी भी चीज को, अब वहां से फिर जिज्ञासा की बात बनती। जो चीज जीने से नहीं जुड़ी, केवल इंटेलेक्ट में है, वो कौतूहल का मुद्दा है। क्या का मुद्दा है? कौतूहल, है ना। इनक्विजिटिवनेस क्या बोल सकते हैं, ऐसा कुछ अंग्रेजी में शब्द बोल सकते हैं। तो जो नहीं जानते हैं उसके बारे में कुछ जानने का कौतूहल खड़ा हो गया। ओके, जान गए ऐसा नहीं, जानने के लिए चाहिए जिज्ञासा। तो सभी कौतूहल पूरे एक्चुअली देखेंगे जिज्ञासा विधि से होने वाले, नहीं तो होगा नहीं, है ना। कौतूहल हो गया, जिज्ञासा नहीं है, तब बात आगे बढ़ती नहीं। तो आप अपने जीने में जिन बातों को समझ गए, उनसे जो परिणाम आ गए, और वो परिणाम पर्याप्त हैं अपर्याप्त हैं, उसको देख लीजिए।
अगर अपर्याप्त है तो अधिक समझने की आवश्यकता आपको है ही। 10 बार थको, रो गाओ, कुछ भी करो, समझने की आवश्यकता है तो है, कुछ भी नहीं कर सकते उसमें ना। इस प्रकार से ये बात बनी। ठीक है, हो गए 8:30। अब कर रहे थे कुछ शेयरिंग। किसी कुछ कहना तो होगा नहीं, थोड़ी देर मौन रख लेते हैं, 25 मिनट का मौन। जी, जिज्ञासा आ गई? ठीक है, बताइए। कोई नहीं है तो मेरे को साधना की मम्मी दिख रही है, इनको एक बार माइक चालू कर दो, पर्याप्त है। बताओ दीदी, बताओ। वो कर लेंगे क्या ये अनम्यूट? क्यों साधना, अनम्यूट कर लेंगे मम्मी? हाँ कर लेंगे, कर लेंगे, चलो कर लेंगे। भैया आवाज आ रही है? आ रही आवाज, आ रही आवाज। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। जी, मतलब अभी तो समझने की इच्छा हो रही है, अभी सुनना अच्छा लग रहा है मुझे, तो मतलब समझने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी मतलब वही, पहले तो इतनी जिज्ञासा नहीं थी, और अभी मतलब जब मैं बेटा को देखी तो अपने अंदर समझने की जिज्ञासा ज्यादा बढ़ी कि नहीं समझना चाहिए दर्शन को ऐसे कर। और बेटा मतलब दबाव नहीं था बेटा को कि वो अपने इच्छा से ही समझेगा करके। और साधना 3 साल से रह रही है तो मैं भी मतलब अपने में देख पाई कि दर्शन की महिमा है, कि साधना वहाँ की है, लगी है। और अपने जीने से जो भी प्रश्न है उसका आंसर वो दे पा रही, मतलब अध्ययन में मैं देखी अपनी गोष्ठी में थी साधना की, तो उनकी समझ देख के मुझे भी लगा कि नहीं मुझे भी समझना चाहिए ऐसा। तो अभी मतलब ये अपने जीने में देख रही हूँ, तो अभी सुख क्या है ये वर्तमान में तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन अभी जब मैं समझ रही हूँ तो थोड़ा अच्छा फील होता है। भय तो अभी नहीं है, पहले तो भय था अपने जीने को लेके, बेटा को लेके, बेटी को लेके, लेकिन अभी भय थोड़ा कम हो गया है वर्तमान में। और मैं मतलब अभी समझने की क्रम में हूँ, आगे मतलब सोच रही हूँ कि अध्ययन 1-8 महीने के लिए MCV में आके करूंगी, ऐसे सोच रही हूँ। इस बार मेंटेनेंस चल रहा है तो मेरा आना संभव नहीं हुआ, लेकिन अगली बार कोशिश करूंगी। और अभी मतलब थोड़ा सा साधना, पापा जी भी थोड़ा सुन रहे हैं, उनका भी सुनना पहले नहीं था, लेकिन अभी आपको थोड़ा सुन पा रहे हैं, ये मतलब मैं देख पा रही हूँ। जी जी, बढ़िया, बहुत अच्छा है, लगे रहिए, लगे रहिए। हाँ जी, एनीवन एल्स? हाँ जी, माइक दीजिए इनको। हाँ, तो बड़े बाबा कौतूहल फिर जिज्ञासा में कन्वर्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल। कैसे? जीने में वो कौतूहल अधिक समझदार से अपन पूछने जाएंगे तो वो कौतूहल का उस तरीके से उत्तर आएगा कि अपन जब उसको अपने जीने से जुड़ा हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ उत्तर मिलेगा, फिर उसको जीने आप जाएंगे जब तक तो उसको जिएंगे तब जिज्ञासा में कन्वर्ट होगा ना। हम्म। फर्दर जीने से जुड़कर किया गया प्रश्न ही जिज्ञासा है, सोचने से सोचकर किया गया प्रश्न जो है कौतूहल है।
पर अभी मोस्टली हम दूसरों का ही मूल्यांकन पहले करते हैं, तो वो जो चीजें होती है वो सारी कौतूहली हुई ना, वहां से से जब रहता है क्वेश्चन वो, आते हैं। कोई सेंस नहीं बनता उसका। जब अपने जीने से जुड़ जाता है कि देखो मेरे में ये दिक्कत, मेरे को ये ऐसे यहाँ पर ये कठिनाई है ना, ये मैं यहाँ हम इतना कर पाए, इतने में हम कम पड़ रहे हैं, तो वो फिर एक्चुअली उसमें धक्का लगाना है तो बड़ा आसान होता है ना जी, जिज्ञासा में। उसमें ही वही सब जो है ना, वो दया का मामला वहीं से होता है ना। तो कि कोई जिज्ञासु हो जाए, शिष्य का मतलब जिज्ञासु और गुरु का मतलब प्रामाणिक। ठीक, बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, ये बात सही है, लेकिन जिज्ञासा उसके बहुत क्षणिक होती है। कोई समय जिज्ञासा रहती है, जिस समय रहती है उस समय उसका उत्तर होता है, बाकी समय कौतूहल रहता है उसको। ठीक, कौतूहल से जिज्ञासा में जाने में फिर वो इंडिविजुअल की मेहनत है पूरी। हाँ, इंडिविजुअल की मेहनत भी है और परंपरा की मेहनत भी है कि परंपरा उसको कैसे जिज्ञासु बनाए, जीने के क्रम में ले जाए। अभी जैसे क्या है, पूरा स्कूल सिस्टम जो है वो बच्चे को कौतूहल पूर्वक जीने को तैयार करता है ना, इंटेलेक्ट में लेके जाते हैं। अभी पिछले साल ही हम लोग, बारिश का समय था, कहाँ गए थे, वो राजू भैया हैं क्या, अभी मैं राजू भैया और हम लोग कहीं चले गए, तो एक वो स्कूल मीट था कोई, है ना, याद है ना सब लोग हैं, स्कूल खबर वालों का कॉन्क्लेव किया था हमने, कोई एनक्लेव कॉन्क्लेव पता नहीं, तो उसमें अनुभव भी गया था। मैं देखा अनुभव ऐसा देख रहा सब बच्चों को, आसपास वालों को, उसकी समझ में नहीं आया कि ये लोग इतने सारे प्रश्न क्यों कर रहे हैं। एक इनकी कॉन्फ्रेंस थी, हम भी देख रहे थे, अपने यहाँ के बच्चे और बाकी के बच्चे, तो कई बच्चे मैंने देखा कि उनको केवल ये वो सीख गए हैं कि क्वेश्चन से इंटेलेक्चुअल कैसे क्वेश्चन करना, कोई आपने जो बताया उसमें से फिर कैसे क्वेश्चन करेगा, फिर आप जो बताओ उसमें से फिर से कैसे क्वेश्चन करेगा, फिर उस क्वेश्चन में से उत्तर को कितना अप्रिशिएट करना, फिर से प्रश्न निकालना। तो देखा ऐसा, तो अनुभव बड़ा चकमक बैठा था कि हो क्या रहा है, कुछ बोल ही रहा था, इधर उधर देखा था, कहाँ बोले ऐसा लग रहा था। तो मैंने टीचर को बोला कि देखो हमारे बच्चे ना ऐसा आगे रह बोलता नहीं है, जब तक आप उसका नाम लेके नहीं पूछोगे ना, उसको ट्रेनिंग ऐसी कि वो बोलेगा नहीं, कुछ तुम्हारी बहसबाजी में पढ़ने वाले। बोला ऐसा है क्या, तो फिर उस टीचर ने कुछ कई जगह निकाल के 1-2 प्रश्न अनुभव से करे, अनुभव ने अच्छे उत्तर दिए। भाई स्वाभाविक जो बात हो रही है उसका उत्तर दिया सकते, बेमतलब की बातों में। फिर उसने एक अच्छी बात भी कही कि भाई देखो आप लोग जितने प्रश्न है ना, हमारे इतने प्रश्न ही नहीं है, ये इतने प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, है ना, क्योंकि वो एजुकेशन में एक फिलोसफी है कि प्रश्न कर लिया बराबर ज्ञान हो जाता है। 6-7 फिलोसफी है एजुकेशन पे, है ना, मुख्य। उसमें से एक बड़ी फिलोसफी पूरे वर्ल्ड वाइड ये चलती है कि जिसमें बच्चे को क्या कराना है, समझाना नहीं है, उसमें प्रश्न खड़े करना है ना। तो ऐसा मानते हैं, पूरी हाइपोथेसिस ही है, पूरी थीसिस लिखी गई है, पीएचडी है उसमें, कि भैया आप बच्चों में केवल आप प्रश्न करना सिखा दो, उनको तार्किक बनाओ, उनको जितना वो प्रश्न करेंगे उतना उनको ज्ञान संपन्न हो जाएंगे। वो फेल हो जाता है कार्यक्रम, क्योंकि आप लोगों को समझ में आया जिज्ञासा चाहिए, ना कि कौतूहल केवल, है ना। तो एक पूरा ट्रेंड है ऐसा जो भी सबसे ज्यादा प्रचलित है, ठीक है, जबकि हम कह रहे हैं कि प्रश्न खड़ा कर देना कोई उपलब्धि नहीं है ना, उत्तर संपन्न हो जाना उपलब्धि है ना, उत्तर संपन्न होना उपलब्धि। उत्तर अस्तित्व में एक ही है, सहअस्तित्व है, उस उत्तर तक पहुंच जाना ही कुल मिला के मुद्दे की बात है। ठीक, और कोई बात? वो आपने बोला कि दया की बात यहाँ से शुरू होती है, का मतलब ये है कि आप किसी जीने के क्रम में खड़े हो गए हैं और अब आपको जीने में एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जितनी पात्रता है उससे अधिक अब आपके पास जा नहीं रहा ना, वो आपकी जो क्षमता है, पात्रता है, वो जैसी पात्रता है, अब उसको कैसे आगे बढ़ाने के लिए, है ना, उस जितना में आप समझ सकते हो उतने में कैसे समझा कर उसको एक कदम आगे पुश किया जा सकता है, ये एक्चुअली व्यवहार है। जब तक तो ये संबंध की पहचान ही नहीं हुई है, वो भीड़ ही लगी हुई है। जैसे अभी एमसीयू में देखेंगे, कोई संबंध की पहचान पूरी थोड़ी होगी लोगों में, अभी तो भीड़ है, अभी थोड़ा सेटलमेंट हो रहा है।
जैसे जैसे संबंध की पहचान होगी तब फिर एक्चुअली हम एक दूसरे के सहयोगी हो पाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, वो क्यों पूछ रहे हैं उनको नहीं पता है। बहुत सारे लोग नहीं पूछ रहे, उससे अच्छा पूछ रहे हैं, तो ठीक है, उस क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो जब जीने से जुड़ गया मामला, जब आप ऐसे जीने चाहते हो और आप उसके लिए जितना समझते हो और उतने के से हो नहीं रहा है, तब फिर वहां से एक्चुअली ग्रोथ की बात बनती है ना, आगे समझने के लिए। ठीक, और बताइए। इसी को हम कह रहे हैं कि मजमा सजना। ठीक है, ये उमा दीदी है क्या? तो आप आने वाले थे यहाँ पे? नहीं आएंगे। ठीक, कुछ कहना है दीदी? अनम्यूट करें, कर दो भाई। हो गया? आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है दीदी हमें? तुम्हें आ रही है? आने वाले, हाँ मेरा एक्चुअली फोन का थोड़ा सा दिक्कत है। अभी आ रही है आवाज मेरी? ओके ठीक है। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम लोग आए थे, फर्स्ट विजिट किए तो वो कौतूहल से की थी, तो अभी अध्ययन भी हम कौतूहल से ही कर रहे हैं या जिज्ञासा कर रहा है? सच्ची बता दें, समझ में आएगा या कैसे इसको, मतलब इसकी बाउंड्री क्या है? वही दीदी देखो, वो तो आप बताओगे, है ना। कई लोगों को लगता है कि अध्ययन शिविर में क्या होता है देख लेते हैं, तो वो क्या हो गया? कौतूहली। ठीक, तो जैसे हम पहली बार परिचय शिविर भी करते हैं तो पूरा थोड़ी सुन पाते हैं। जैसे पहली बार हम विकल्प शिविर भी कर रहे हैं तो हम पूरा थोड़ी सुन पा रहे हैं। उसी प्रकार से पहली बार भी अध्ययन कर रहे हैं तो उसको सुन ही रहे हैं, और उसको ये मानना ही चाहिए कि जिज्ञासा के लिए ही हम काम कर रहे हैं, क्योंकि केवल कौतूहल मान के तो हम शायद चल भी नहीं पाएंगे। तो कौतूहल से जिज्ञासा की तरफ जाने के लिए हम काम कर रहे हैं। भैया बताओ, आवाज आ रही थी, दीदी कुछ बोल रही? बोलिए दीदी। तुम्हारा माइक बंद है बेटा, बोलिए। मतलब इसको ऐसे पहचाने से कि जिज्ञासा है इसलिए शायद बैठ पाते हैं, मतलब कौतूहल तो बहुत जल्दी से खत्म हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। मैंने कहा है कि कौतूहल मान के तो चल नहीं पाएंगे, जिज्ञासा मान रहे, लेकिन जिज्ञासा का और डीपनिंग होना ही बचा है। जिस दिन आपको लगे कि इससे कब में काम नहीं चलता, उस दिन जिज्ञासा कहते हैं। तब तक जिज्ञासा को के लिए हम काम कर रहे हैं, और जिस दिन आपको लग जाता है कि अब मेरा इससे समझे बिना मेरा काम नहीं चलेगा, उस दिन आपको समझ में आता है। जब तक आपका समझ के बिना भी काम चलता है तब तक चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर एक साथ मान्यता के रूप में बनी रहती है, जिसमें समझने की आवश्यकता धीरे 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 बलवती होती रहती है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम ऐसा माने रहते हैं कि हम समझे हुए हैं, समझे हुए हैं, समझे हुए हैं, है ना। और जिस दिन आपको समझ में आता है कि एक्चुअली कुछ नहीं समझे हुए हैं, उस दिन जिज्ञासा बनती है, और उस दिन से समझने की बात बनती है। क्योंकि पूरा रेफरेंस ही चेंज हो रहा है, जीव चेतना से मानव चेतना, नए रेफरेंस में सारी चीजें। तो और वो एक सहज प्रक्रिया ही है, उसमें गलती की बात नहीं है, वो सहज प्रक्रिया है। हम कुछ सुनते हैं, समझते हैं, हम जितना समझे रहते हैं पहले से, उसी के आधार पर कुछ आगे समझते हैं, और फिर से उसका मूल्यांकन करते हैं, तो पीछे से उसका डिस्कनेक्शन करना पड़ता है उसको। इस प्रकार से हम और अधिक समझने के लिए जिज्ञासु होते चले जाते हैं। तो जिज्ञासा के लिए है ये बात ठीक है ना। तो और अधिक कैसे जिज्ञासु हो जाए, उसके लिए ये प्रयास है।
आप देखेंगे आपके हर शिविर के बाद आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मतलब निगेटिव में ले जा रहे हैं कि देखो, है ना दीदी कुछ समझे ही नहीं हो, ऐसा नहीं। और हमको खुद को समीक्षा होती जाती है और उत्साह भी बनता रहता है और फिर और समझने का मन भी करता है, फिर उसके बिना काम भी नहीं चलता है। ठीक, जब तक हमारा वर्तमान का समीक्षा ठीक नहीं हो जाता, वर्तमान की समीक्षा में क्या है ना, किसी चीज को हम उपलब्धि माने रहते हैं, जबकि समीक्षा का मतलब है कि वर्तमान में जैसे भी हम जिए हैं, कितना ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी है, उसमें जो उपलब्धि चाहिए थी वो तो जब तक उस जगह तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक उससे पिंड छूटता ही नहीं है, अपनी पहचान उससे बनी रहती है ना। अपने कार्य व्यवहार हम उससे मोहित रहते हैं, है ना, कि हम तो बड़े अच्छा काम किए। कोई कुछ अच्छा कर भी देते हैं, कुछ अच्छा हो भी जाता है कभी कभी, है ना। तो समझदारी के पहले, जागृति के पहले जो कुछ भी अच्छा हो जाता है वो सब जीव चेतनावासी है और वो सब संकट है। वो जब उसकी समीक्षा ठीक ठीक हो जाती है, जैसे आपने कल रहीमन वाली बात बताई ना, तो कुछ जैसे समीक्षा होती तब हिम्मत नहीं पड़ रही उससे जवाब देने की। ऐसे ही पूरी अपनी जिंदगी को, वर्तमान के स्वरूप को हम समीक्षा करते हैं तो आगे बढ़ने का मन खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से छोटी सी बात है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बनी रही है ऐसे साथ में। हाँ जी, और कोई? ठीक है, सब कथा कहानी पूरी हो गई, आज की चर्चा यही पूरी करें। ठीक, फिर कल सुबह मिलते हैं। और सोच के आइए, क्वेश्चन है ऑनलाइन क्वेश्चन जल्दी बोलो फिर फटाफट। मौसमी घाटगिरी दीदी पूछ रहे हैं कि जागृत मानव से कभी भी गलती नहीं होगी, ऐसा है क्या भैया जी? और सही गलत की पहचान, वो लफड़ा सही गलत का लफड़ा है ना। तो गलती किसको कह रहे हैं आप, पहले तो वो परिभाषित करिए। आप किसको गलती मानते हैं? आदर्शवादी विधि से गलती का कोई अलग मतलब है, और सहअस्तित्ववाद में गलती नाम की कोई चीज नहीं है। कह सकते हैं, कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मन है गलत कहना, तो ठीक, तो वो बात ही नहीं हो रही, गलती वाली बात ही नहीं हो रही इसमें। तो यही कह रहे हैं कि यदि मानव चेतना है तो गलती ही नहीं है वहां, न खुद में न दूसरे में। मानव चेतना है तो गलती का काम खत्म। ये बात समझ में आ गई? तो और समझने की जरूरत है, और जीने की जरूरत है, इतनी सी बात है। जैसे भी आप जी रहे हैं उसको और समझने की जरूरत है, और जीने की जरूरत है ना, और ठीक से उसको समझने की जरूरत है। बराबर है? तो असंतुष्टि उपलब्धि, संतुष्टि उपलब्धि है, तो अगर इसको हम उपलब्धि मानते हैं तो जीव चेतना में संभव नहीं है। इसको आप गलत करना चाहें तो कोई बुरी बात नहीं। तो मानव चेतना में गलती का कोई स्कोप ही नहीं है, वहां गलती है ही नहीं। जागृति क्रम है, जागृति है, विकास क्रम है, विकास। गलती क्या है वहां? कोई गलती नहीं। न तो प्रकृति में कोई गलती है, ना आदमी में कोई गलती। ठीक, और जब तक वो नहीं है तब तक गलती गलती। और बताइए। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।